ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं एक पुराने मिलिट्री स्कूल को दोबारा खोलने का आदेश मिलता है। अगले ही दिन अखबारों में इसकी खबर छा जाती है और बड़ी संख्या में युवा वहां भर्ती होने पहुंच जाते हैं। उन्हीं में हमारी हीरोइन सी भी होती है। वो अपने बाल कटवाकर और लड़कों जैसे कपड़े पहनकर लड़के का भेष बनाकर मिलिट्री अकादमी में दाखिला लेने आती है। मेडिकल टेस्ट के दौरान डॉक्टर उसे कपड़े उतारने के लिए कहते हैं, लेकिन सी घबरा जाती है और बहाना बनाकर लेडी डॉक्टर की मांग करती है। किसी तरह वो स्थिति संभाल लेती है और टेस्ट पास करके बाहर निकल आती है। बाहर उसकी दोस्त जैन उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों खुश होकर वहां से निकल जाती है। इसके बाद वे एक होटल पहुंचती है जहां एक मशहूर महिला सुपरस्टार के आने का इंतजार किया जा रहा होता है। इसी बीच सी गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस जाती है और उस सुपरस्टार से टकरा जाती है। सुपरस्टार उसे अपना फैन समझती है, लेकिन सी उसे पहचानती ही नहीं और उल्टा उसकी शक्ल सूरत पर टिप्पणी कर देती है। जब सुपरस्टार को पता चलता है कि ये लड़का लेडीज टॉयलेट में घुसा हुआ है तो वो उसे गलत समझकर डांटने लगती है। किसी तरह सी वहां से बचकर निकल आती है। थोड़ी देर बाद वही सुपरस्टार स्टेज पर गाना गाती है। वहां मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गु नाम का एक लड़का जो बेहद अमीर और प्रभावशाली परिवार से है, सबके सामने उसकी आवाज का मजाक उड़ाने लगता है। सुपरस्टार गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। जवाब में गु उसे उठाकर वहां से ले जाने लगता है। ये देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। सुपरस्टार मदद मांगती है, लेकिन कोई आगे नहीं आता। आखिरकार सी ही हिम्मत करके गु का रास्ता रोकती है, लेकिन गु उसकी भी परवाह नहीं करता। तभी पुलिस पहुंच जाती है और शेन का बड़ा भाई भी वहां आ जाता है। शेन का भाई उस सुपरस्टार को पसंद करता है, इसलिए वो उसकी मदद के लिए आया होता है। मामला बढ़ जाता है और गु पुलिस के साथ थाने पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसने तो पुलिस वालों के साथ शर्त तक लगा रखी थी कि उसे कोई ज्यादा देर रोक नहीं पाएगा। आखिरकार उसके पिता के कहने पर उसे छोड़ दिया जाता है। जाते जाते वो शेन के भाई को संदेश भिजवाता है कि वो इस बात को कभी नहीं भूलेगा और ये भी कि उसे वही सुपरस्टार पसंद आ गई है। घर पहुंचने पर गु के पिता उसके लगातार बढ़ते कारनामों से परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उसे सुधारना है तो उसे सख्त अनुशासन वाली आर्सेनल मिलिट्री अकादमी में भेजना ही होगा। उधर अकादमी में सी की मुलाकात सॉन्ग नाम के एक भोले भाले लड़के से होती है। सॉन्ग ढेर सारा सामान लेकर आया होता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ खाना खुद बनाना पड़ेगा। दोनों जल्दी ही दोस्त बन जाते हैं। तभी ली नाम का एक अमीर लड़का वहां आता है। वो अपनी दौलत का रौब दिखाते हुए सॉन्ग को नीचा दिखाने लगता है। जब सॉन्ग की साइकिल उसकी कार से टकरा जाती है तो वो उससे माफी मांगने और घुटनों पर बैठने की मांग करता है। सी ये देखकर उसका विरोध करती है। बहस बढ़ ही रही होती है कि ली गुस्से में एक बर्तन फेंकता है जो जाकर शेन की पीठ पर लगता है। शेन एक बड़े और प्रभावशाली परिवार का लड़का है, इसलिए ली तुरंत डर जाता है। शेन साफ कह देता है कि अगर ली दूसरों से माफी मांगने को कह सकता है तो अब उसे भी घुटनों पर बैठकर माफी मांगनी चाहिए। ली किसी तरह वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन शेन उसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। इसी दौरान अकादमी का कमांडर वहां पहुंच जाता है। पहले ही दिन लड़ाई झगड़ा देखकर वो बेहद नाराज हो जाता है। वो आदेश देता है कि जिन लोगों ने लड़ाई की है वे अपना सामान उठाकर मैदान के 50 चक्कर लगाएंगे और जो लोग सिर्फ तमाशा देख रहे थे वे 30 चक्कर लगाएंगे। इससे साफ हो जाता है कि ये मिलिट्री अकादमी कितनी सख्त है। तभी एक शानदार कार तेज रफ्तार से मैदान में प्रवेश करती है। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ जाती है। कार से उतरता है गु। वो हमेशा की तरह पूरे रौब और स्टाइल में आता है, मानो किसी पार्टी में पहुंचा हो। वो सबको भाषण देने लगता है कि अच्छी ट्रेनिंग करके देश की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसका ये अंदाज कमांडर को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कमांडर तुरंत गुस्से में आदेश देता है कि इस नए आए लड़के को पकड़कर बांध दिया जाए ताकि उसे पहले दिन से ही अनुशासन का असली मतलब समझ में आ जाए। गु को अकादमी में आते ही रस्सी से बांधकर लटका दिया जाता है। तभी एक सैनिक उसकी जेब में रखी बोतल देख लेता है। वो आराम से बोतल निकालकर पीने लगता है। गु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक पूरी बोतल खत्म करके बदले में सिर्फ 2 चांदी के सिक्के फेंक देता है और चला जाता है। गु हैरान रह जाता है कि उससे भी बड़ा खिलाड़ी यहाँ मौजूद है। उधर जिन लड़कों ने लड़ाई की थी और जो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, सभी को मैदान के चक्कर लगाने की सजा मिलती है। सी थक कर बैठ जाती है तो उसका नया दोस्त सॉन्ग भी उसके साथ बैठ जाता है। जब सी उसे भागने के लिए कहती है तो वो कहता है कि अगर सी नहीं दौड़ेगी तो वो भी नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे सजा मिली है। ये सुनकर सी भावुक हो जाती है और दोनों मिलकर दौड़ पूरी करते हैं। रात में सभी को उनके कमरे दिए जाते हैं। सी सोचती है कि उसे अकेला कमरा मिला है, लेकिन तभी गु वहां आ जाता है। पता चलता है कि वही उसका रूममेट है। गु उसके सामान में रखे लड़कियों वाले कपड़े देखकर मजाक उड़ाने लगता है। तभी कमांडर कमरे की जांच करने पहुंच जाता है। वो कई लड़कों का सामान चेक करता है,
किसी के पास पुरानी बंदूकें निकलती हैं, तो किसी के मोजों में छिपाई हुई चॉकलेट। जब कमांडर को सी के बैग में लड़कियों के कपड़े मिलते हैं तो वो शक करने लगता है। तभी गु अचानक कह देता है कि वे कपड़े उसकी गर्लफ्रेंड की यादगार है और वो उन्हें अपने साथ लाया है। इस तरह वो सी को बचा लेता है। सी उसे धन्यवाद कहती है, लेकिन गु तुरंत एहसान का बदला मांगता है। वो कहता है कि अब से सी उसके लिए रोज गर्म पानी तैयार करेगी, गर्म कॉफी लाएगी और उसके बदबूदार मोजे भी धोएगी। मजबूरी में सी उसकी बात मान लेती है। उधर मैदान में सजा पूरी करके लौटे लड़कों को डॉम बंद मिलता है। ली मदद मांगता है, लेकिन शेन उसे नजरअंदाज करके चला जाता है। गुस्से में ली जूता भी फेंकता है, लेकिन आखिर में उसे वही सोना पड़ता है। अगली सुबह ठीक 6 बजे ट्रेनिंग शुरू होती है। सभी लड़के मैदान में मौजूद होते हैं, लेकिन गु आराम से सो रहा होता है। कमांडर देशभक्ति का भाषण दे रहा होता है। तभी सॉन्ग बार बार डकार लेने लगता है और बताता है कि उसने सुबह 2 अंडे खाए हैं, इसलिए डकार रुक नहीं रही। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़ते हैं। इसी दौरान 2 सैनिक गु को उठाकर मैदान में ले आते हैं। गु तुरंत सारा दोष सी पर डाल देता है। वो कहता है कि उसके रूममेट ने उसे समय पर नहीं जगाया। कमांडर उसकी बात मान लेता है और सी को आदेश देता है कि अब से वो रोज गु को भी समय पर उठाएगी, नहीं तो दोनों को सजा मिलेगी। ट्रेनिंग शुरू होते ही गु भागने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। गु कहता है कि वो बड़े घर का लड़का है और उसे नहाने के लिए बड़ा स्विमिंग पूल चाहिए। सैनिक उसकी बात का जवाब उसे पानी में डुबो डुबो कर देते हैं और कहते हैं कि यही उसका स्विमिंग पूल है। इसके बाद सभी को भारी लकड़ी उठाकर 50 चक्कर लगाने का आदेश मिलता है। सी बुरी तरह थक जाती है। कमांडर उसे डांटता है और कहता है कि अगर वो इतना भी नहीं कर सकती तो युद्ध कैसे लड़ेगी। तभी सी को अपने दिवंगत भाई की याद आती है। उसी भाई की खातिर उसने सेना ज्वाइन की थी। भाई को याद करके वो फिर हिम्मत जुटाती है और दौड़ना शुरू कर देती है। उधर गु मौका देखकर फिर भागने की कोशिश करता है। वो सैनिकों को डराने के लिए पत्थर उठाता है, लेकिन कुछ ही देर में सैनिकों की पूरी टोली उसे घेर लेती है। फिर उसकी जमकर पिटाई होती है और उसे दोबारा पानी में डुबो दिया जाता है। रात को जब गु आखिरकार छोड़ा जाता है तो वो बेहद थका हुआ होता है। वही सी भी मौजूद होती है। दोनों एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। सी कहती है कि गु पूरे दिन पानी में डूबा रहा, जबकि गु कहता है कि सी एक लकड़ी तक ठीक से नहीं उठा पाई। लड़ते गड़ते दोनों वापस कमरे में लौट जाते हैं। दूसरी तरफ वो महिला सुपरस्टार जैन से मिलने आती है। उसने खुद को पहचान से बचाने के लिए अजीब सा भेष बना रखा होता है। वो जैन को बताती है कि गु ने सबके सामने उसका अपमान किया था और अब वो उससे बदला लेना चाहती है। उसे पता चल चुका है कि गु इसी मिलिट्री अकादमी में पढ़ रहा है, इसलिए वो जैन से छुट्टियों की तारीख पता करने को कहती है ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। उधर कमरे में सी देखती है कि गु लगातार शरारतें कर रहा है। उसे चिंता होती है कि पूरे दिन पानी में रहने की वजह से कहीं उसे बुखार न हो जाए, इसलिए वो उसे दवा देती है। गु खुश होकर पूछता है कि क्या उसे उसकी इतनी चिंता है। सी तुरंत कहती है कि उसे सिर्फ अपनी चिंता है, क्योंकि अगर गु सुबह नहीं उठा तो सजा उसे भी मिलेगी। अगली सुबह सी समय पर गु को जगाने आती है, लेकिन गु जानबूझकर सोने का नाटक करता है। आखिर परेशान होकर सी उसके चेहरे पर पानी की पूरी बाल्टी उड़ेल देती है। गु गुस्से से उसके पीछे भागता है और दोनों फिर लड़ने लगते हैं। ट्रेनिंग के दौरान सी दीवार पार नहीं कर पाती। गु उसकी मदद करने की बजाय उसे परेशान करने लगता है। तभी दूर खड़ा कमांडर सब देख लेता है। गु आसानी से दीवार पार करके अपना हुनर दिखाता है, लेकिन कमांडर उसकी तारीफ करने के बजाय दोनों को सजा दे देता है और सिर के बल खड़े रहने का आदेश देता है। कमांडर के जाते ही गु फिर सी को छेड़ने लगता है और दोनों में एक बार फिर झगड़ा हो जाता है। अगली सुबह गु अपनी पिछली बेइज्जती का बदला लेने का फैसला करता है। सी के जागने से पहले ही वो पानी की बाल्टी भरकर उसके चेहरे पर उड़ेल देता है। सी गुस्से से चिल्लाती है कि अब वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। सी गुस्से में उसके पीछे भागती है, लेकिन तभी उन्हें 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। सी अपनी दोस्त जैन से मिलने घर चली जाती है। जैन उसे गले लगाकर स्वागत करती है, लेकिन बाकी लोग उन्हें अजीब नजरों से देखते हैं, क्योंकि सभी सी को लड़का समझते हैं। जैन फिर सी को उसके असली रूप में तैयार करके अपनी माँ से मिलवाती है। सी के परिवार में अब कोई नहीं बचा। उसका बड़ा भाई पहले ही एक हादसे में मर चुका है। इसके बाद जैन सी को एक सरप्राइज देने के बहाने बाहर ले जाती है। वहाँ पहुंचकर सी को पता चलता है कि सरप्राइज कोई और नहीं बल्कि वही महिला सुपरस्टार है जिससे उसकी पहले लड़ाई हो चुकी है। सी उसे देखकर घबरा जाती है। तभी सुपरस्टार बताती है कि शेन का बड़ा भाई भी वहाँ आने वाला है। कुछ देर बाद वो शेन को साथ लेकर पहुंचता है। शेन सी को देखकर महसूस करता है कि उसने उसे कहीं देखा है। सी डर जाती है कि कहीं उसका भेद न खुल जाए, इसलिए वहाँ से भाग निकलती है। बाद में वो जैन को डांटती है कि अगर शेन या सुपरस्टार ने उसे पहचान लिया तो उसकी पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उसी समय गु भी वहीं से गुजर रहा होता है। सी और जैन
उसे देखकर फूलों की दुकान में छिप जाती है। गु को भी लगता है कि उसने किसी पहचान वाले को देखा है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पाता और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ सुपरस्टार गु से अपना बदला लेने की तैयारी कर रही होती है। वो कुछ लड़कों को भेजकर उस पर हमला करवाती है, लेकिन गु अकेला ही सबको पीट देता है। सुपरस्टार खुद भी वहां मौजूद होती है, लेकिन उसका प्लान बुरी तरह फेल हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाती है। छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी फिर अकादमी लौट आते हैं। गु चोरी छिपे शराब की बोतलें लेकर आता है और दोस्तों के साथ पार्टी करने की सोचता है, लेकिन वही कमांडर उसे पकड़ लेता है जिसने पहले भी उसकी बोतलें जब्त की थी। कमांडर सारी शराब जब्त कर लेता है और उसे 1 महीने तक टॉयलेट साफ करने की सजा देता है। सी सिर्फ उसकी रूममेट होने की वजह से उसी सजा में फंस जाती है। टॉयलेट साफ करते समय सी काम करती रहती है और गु आराम से सोता रहता है। जब सी उसे डांटती है तो वो एक अजीब आइडिया देता है। दोनों एक बड़ी पानी की गाड़ी लाकर पूरे टॉयलेट में पानी छोड़ देते हैं ताकि सफाई जल्दी हो जाए, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि अंदर उनका मुख्य कमांडर मौजूद है। कमांडर पूरा भीग जाता है और गुस्से में दोनों को भारी लकड़ी उठाकर मैदान के चक्कर लगाने की सजा दे देता है। सजा पूरी करने के बाद दोनों कैंटीन पहुंचते हैं, लेकिन खाना खत्म हो चुका होता है। गु को सिर्फ एक ब्रेड मिलती है। वो आधी ब्रेड खुद खाता है और बाकी भी सी को नहीं देता। भूखी सी बाहर निकलती है, तभी शैन उसे देख लेता है। वो उसके लिए अपने कमरे से बिस्कुट लाकर देता है। सी हैरान रह जाती है क्योंकि शैन आमतौर पर किसी से ज्यादा बात नहीं करता। बाद में सॉन्ग भी उसके लिए खाना लाने की बात करता है, लेकिन सी बताती है कि वो शैन के दिए बिस्कुट खा चुकी है। ट्रेनिंग के दौरान सी और ली के बीच मुकाबला होता है। ली मौका पाकर उसे बुरी तरह मारता है, लेकिन सी भी जवाब देती है और उसे गिरा देती है। हार से बौखलाया ली अचानक उसे थप्पड़ मार देता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। ये देखकर गु गुस्से में आ जाता है और ली को जमीन पर पटक देता है। कमांडर बीच में आकर लड़ाई रोकता है और सी को इलाज के लिए क्लिनिक भेज देता है। वहाँ डॉक्टर उसके हाथ का इलाज करने के लिए शर्ट उतारने को कहते हैं। सी घबरा जाती है और इलाज करवाए बिना ही भाग जाती है। गु उसके लिए दवा लेकर आता है और जाते जाते मजाक में पूछता है कि कहीं वो लड़की तो नहीं है। हालांकि वो तुरंत खुद ही बात को मजाक बताकर चला जाता है, लेकिन सी डर जाती है कि कहीं गु सचमुच उसका राज न जान जाए। कुछ समय बाद सी के पिता उससे मिलने आते हैं। उन्हें नहीं पता कि वो सेना में है, क्योंकि सी ने घर पर कॉलेज में पढ़ने का झूठ बोला हुआ है। पिता उसे एक पार्टी में ले जाते हैं। उसी पार्टी में शेन, उसका भाई और सुपरस्टार भी मौजूद होते हैं। शेन कहीं उसे पहचान न ले, इसलिए सी अपने चेहरे पर केक पोत लेती है और वहां से भाग जाती है। पार्टी में शेन का भाई सुपरस्टार को प्रभावित करने के लिए लगातार रोमांटिक बातें करता रहता है। तभी एक जापानी बिजनेसमैन आकर उसका मजाक उड़ाता है और चेतावनी देता है कि सुपरस्टार को लेकर सावधान रहें। वो आदमी शेन के भाई का बड़ा बिजनेस दुश्मन होता है। उधर शेन उस रहस्यमयी लड़की का चेहरा देखने के लिए बाहर इंतजार करता रहता है, जबकि सी किसी तरह वहां से निकल जाती है, लेकिन भागते समय वो गु से टकरा जाती है। गु उसके चेहरे को देखकर सोच में पड़ जाता है। फिर वो सी की सारी हरकतों को जोड़ना शुरू करता है और धीरे धीरे उसे शक होने लगता है किसी असल में लड़की है। इसी बीच सुपरस्टार को सुरक्षा कारणों से बॉडीगार्ड्स के बीच रखा जाता है, लेकिन वो आजादी चाहती है, इसलिए वो अपनी टीम के साथ चुपके से बाहर निकल जाती है। उसी दिन अकादमी के सभी छात्रों को असली युद्ध जैसी ट्रेनिंग के लिए बाहर ले जाया जाता है। संयोग से सुपरस्टार भी उसी इलाके में होती है। कुछ जापानी गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं और उसे अगवा करने की योजना बना रहे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और सभी छात्रों को वापस कैंप लौटने का आदेश मिल जाता है। वापसी के रास्ते में ली जानबूझकर सी को एक गहरे गड्ढे में धक्का दे देता है। सी बुरी तरह घायल हो जाती है और वही फंस जाती है। जब सभी कैंप लौट जाते हैं तो गु को एहसास होता है कि सी गायब है। वो सॉन्ग से पूछता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद गु खुद उसकी तलाश में निकल पड़ता है। उधर सुपरस्टार भी अपने पीछा कर रहे लोगों से बचने के लिए भाग रही होती है। रात हो जाती है। गड्ढे में फंसी सी खुद बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से बार बार फिसलकर नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। वो और कोई नहीं बल्कि शेन होता है। शेन उसकी चोट का इलाज करता है और उसे उठाकर कैंप की ओर ले जाने लगता है। उधर गु पूरे जंगल में सी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे दूर कोई दिखाई देता है और वो समझता है कि वो सी है, लेकिन वो असल में सुपरस्टार होती है। सुपरस्टार उसे पहचान नहीं पाती और पीछा कर रहे जापानी लोगों में से एक समझकर उसके सिर पर वार कर देती है। बेचारा गु वही बेहोश हो जाता है। इसी दौरान गोलियों की आवाज सुनकर शेन सी को सुरक्षित जगह छोड़ देता है और खुद जापानी हमलावरों से लड़ने चला जाता है। दूसरी तरफ शेन का बड़ा भाई सीधे जापानी डॉन के पास पहुंच जाता है। वो उसे धमकाता है
कि अगर उसने अपने लोगों को वापस नहीं बुलाया तो उसके परिवार को नहीं छोड़ेगा। डरकर जापानी डॉन अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश दे देता है। अगले दिन सुपरस्टार बेहोश पड़े गु को अपने साथ आंटी के घर ले जाती है। वहाँ दोनों की हमेशा की तरह नोकझोंक शुरू हो जाती है। गु मजाक उड़ाता है कि शायद उसकी बेसुरी गायकी की वजह से जापान तक से लोग उसे मारने आ गए। सुपरस्टार गुस्से में उसे जवाब देती है। बाद में सुपरस्टार के घर पर उसके पिता और छोटी बहन उसे समझाते हैं कि शेन का बड़ा भाई उसके लिए कितना कुछ कर रहा है और उसे उसके प्यार पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन सुपरस्टार मानने को तैयार नहीं होती। उसे लगता है कि उसके पिता सिर्फ अपने बिजनेस फायदे के लिए ये रिश्ता चाहते हैं। गुस्से में वो बाहर चली जाती है। वहाँ जैन भी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुपरस्टार चिढ़कर शराब पीने लगती है। इसी बीच गु भी उसी बार में पहुंच जाता है। सुपरस्टार उससे शराब मांगती है और पूरी बोतल लगभग अकेले ही खत्म कर देती है। तभी एक आदमी उसे परेशान करने लगता है। गु तुरंत उसकी मदद करता है और उस आदमी को भगा देता है। इस घटना के बाद सुपरस्टार के मन में गु के लिए थोड़ी नरमी आ जाती है। उसी जगह सी और सॉन्ग भी मौजूद होते हैं। सुपरस्टार सी को देखकर कहती है कि उसका चेहरा किसी लड़की जैसा लगता है और वह पूछ बैठती है कि वो लड़का है या लड़की। सी और जैन तुरंत बहाना बना देते हैं कि सी की एक बहन भी है, शायद सुपरस्टार ने उसी को देखा होगा। सुपरस्टार बात मान लेती है, लेकिन गु मुस्कुराता रहता है क्योंकि वो पहले ही समझ चुका है कि सी असल में लड़की है। रात में जब सब घर लौटने लगते हैं तो सी सुपरस्टार को घर छोड़ने के लिए गु से कहती है। खुद वो अकेले निकल पड़ती है। गु बाहर से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन मन ही मन सोचता है कि एक लड़की होकर वो इतनी रात को अकेली कैसे जा सकती है। उसी समय गु के पिता का भेजा हुआ एक आदमी उसका पीछा कर रहा होता है। गु उसे पकड़ लेता है और सुपरस्टार को उसके हवाले करके खुद सी के पीछे निकल जाता है। रास्ते में कुछ नशे में धुत लोग सी के आसपास घूम रहे होते हैं। तभी एक कार उसकी तरफ बढ़ती है और गु फिल्मी अंदाज में उसे बचा लेता है, लेकिन सी उसकी तारीफ करने के बजाय उसे ही डांट देती है। गु मजाक में उसे लड़की कहता है और फिर अपनी शर्ट उतारकर उसे ठंड से बचाने के लिए दे देता है। अकादमी लौटने के बाद कमांडर एक नई प्रतियोगिता का ऐलान करता है। सभी छात्रों को एक इमारत के अंदर जाकर अपना अपना सिक्का ढूंढना है। जो सिक्का नहीं ला पाएगा उसे सबके सामने शर्मनाक सजा मिलेगी। ये सुनकर सी घबरा जाती है। प्रतियोगिता शुरू होते ही लिपर सी के पीछे पड़ जाता है। जब सी सैनिकों से लड़ रही होती है तब ली उसका सिक्का चुरा लेता है। बाद में सी को पता चलता है कि उसका सिक्का गायब है और वो परेशान हो जाती है। तभी गुल्ली को पकड़कर उससे सिक्का वापस ले लेता है। दूसरी तरफ शेन सी को चेतावनी देता है कि इमारत के अंदर रहना खतरनाक है क्योंकि वहाँ बेहोश करने वाली गैस छोड़ी जाने वाली है। वो उसे बाहर ले आता है। ये देखकर गु को थोड़ी जलन होने लगती है क्योंकि शेन और सी काफी करीब दिखाई देते हैं। जब कमांडर सभी से सिक्के मांगता है तब सी के पास सिक्का नहीं होता, लेकिन आखिरी पल में गु उसका सिक्का वापस देकर उसे सजा से बचा लेता है। सी गलतफहमी में सोचती है कि शायद सिक्का उसी ने चुराया था, इसलिए वो उसे धन्यवाद देने के बजाय डांट देती है। बाद में वो शेन को धन्यवाद कहती है। ये देखकर गु और ज्यादा जल जाता है। इसी दौरान जापानी डॉन एक नया षड्यंत्र रचता है। शेन के बड़े भाई ने जो नई कॉटन मिल शुरू की है उसे बर्बाद करने के लिए वो रात में आग लगवा देता है। इस हादसे में कई निर्दोष मजदूर मारे जाते हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी शामिल होती है। जब ये खबर अकादमी में पहुंचती है तो सभी छात्र गुस्से से भर जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ जापानी लोगों की मदद कुछ छात्रों ने भी की थी। कई छात्र बदला लेने की बात करने लगते हैं, लेकिन गु और सी उन्हें समझाते हैं कि बिना सोचे समझे हमला करना बेवकूफी होगी। उसी समय गु को खबर मिलती है कि उसकी छोटी बहन किसी झगड़े में फंस गई है। वो वहां पहुंचकर मामला शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन एक लड़की उसे ही लात मारकर गिरा देती है। बड़ी मुश्किल से वो झगड़ा खत्म करवाता है। उसकी बहन भी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि उसने सारी लड़ाई झगड़े की आदत अपने भाई से ही सीखी है। उधर कुछ छात्र जापानियों पर हमला करने की योजना बनाते हैं, लेकिन कमांडर को इसकी भनक लग जाती है और वो सबको पकड़ लेता है। अगले दिन गु उन्हें याद दिलाता है कि उसने पहले ही कहा था कि उनका प्लान फेल होगा। फिर वो एक नया और ज्यादा चालाक प्लान बनाता है। सभी लड़के अपने चेहरे ढककर जापानियों के ठिकाने पर पहुंचते हैं। वे अंदर धुआं छोड़ देते हैं, जिससे वहां मौजूद लोग बुरी तरह परेशान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे उनके पीने के पानी और दूध में भी ऐसी दवा मिला देते हैं जिससे सबको पेट खराब हो जाए। जब वे वापस लौटते हैं तो चॉकलेट बॉय नाराज होकर पूछता है कि उन्होंने दुश्मनों को मारने की बजाय सिर्फ मजाक क्यों किया। वो समझाता है कि ये काम सरकार और सेना का है, वे खुद कानून हाथ में नहीं ले सकते। तभी सबको एक चौंकाने वाली खबर मिलती है। जिन छात्रों ने जापानी आतंकियों की जानकारी पुलिस को दी थी, उन्हें पुलिस हिरासत में ही मार दिया गया। ये सुनकर सभी हैरान और दुखी हो जाते हैं। अगले दिन जब आतंकियों को पुलिस ले जा रही होती है
तो गु और बाकी छात्र उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमांडर उन्हें ऐसा नहीं करने देता। तभी अचानक शेन अपना असली प्लान दिखाता है। वो आतंकियों की गाड़ी को टक्कर मारकर आग लगा देता है और सभी जापानी आतंकियों को खत्म कर देता है। ये सब गु की छोटी बहन देख लेती है, लेकिन शेन को इसकी भनक नहीं लगती। कुछ देर बाद सी शेन को कहीं से लौटते देख लेती है। शेन उससे वादा लेता है कि उसने उसे वहां देखा है, ये बात वह किसी को नहीं बताएगी। बाद में जब कोई शेन से पूछता है कि वो कहाँ था, तो सी उसकी तरफ से झूठ बोलकर उसे बचा लेती है। शेन अपना बैग सी को दे देता है। जब सी बैग खोलती है तो उसमें कीचड़ से सने जूते दिखाई देते हैं। वही जूते थे जो हमले के दौरान पहने गए थे, लेकिन सी को कुछ समझ नहीं आता और वो चुपचाप उन्हें साफ करने लगती है। उधर गु ये सब देख लेता है। उसे पता चल जाता है कि जूते शेन के हैं। जलन में वह जूतों को कूड़ेदान में फेंक देता है और सी को चेतावनी देता है कि वो दूसरे लड़कों का सामान अपने कमरे में न लाया करे। कैंटीन में सभी छात्र उस रहस्यमयी व्यक्ति की तारीफ कर रहे होते हैं जिसने जापानी आतंकियों को खत्म किया। किसी को नहीं पता कि वो शेन था। इसी बीच जापानी संगठन की असली मुखिया की बेटी चीन पहुंचती है। वो शेन को पहले से जानती है क्योंकि दोनों विदेश में साथ पढ़ चुके हैं। उसे शक है कि आतंकियों की मौत के पीछे शेन या उसके परिवार का हाथ है, इसलिए वो खुद जांच शुरू कर देती है। अकादमी में एक नया टेस्ट रखा जाता है। जो छात्र फेल होंगे उन्हें अकादमी छोड़नी पड़ेगी। सी बीमार होती है और उसे तेज बुखार भी होता है, फिर भी वो पूरी कोशिश करती है। सॉन्ग हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाता है। अंतिम दौर में गु जानबूझकर धीरे दौड़ता है ताकि सी को अकेला महसूस न हो, लेकिन नतीजे आने पर दोनों सबसे पीछे रहते हैं। कमांडर उन्हें एक और मौका देता है। बाद में गुसी को बताता है कि वो जानबूझकर उसके लिए पीछे रहा था, लेकिन सी उसकी बात सुनकर भी उसे डांट देती है। थोड़ी देर बाद गुसी की कपड़े धोने में मदद करने की कोशिश करता है, मगर तब पता चलता है कि उसे कपड़े धोना आता ही नहीं। दोनों की नोकझोंक फिर शुरू हो जाती है। उसी रात गु की छोटी बहन चुपके से अकादमी में घुस आती है। अब उसे शेन पसंद आने लगा है क्योंकि उसने आतंकियों को खत्म किया था। वो शेन से अपने दिल की बात कह देती है, लेकिन शेन साफ मना कर देता है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। ये सारी बात सी भी सुन लेती है। तभी ली वहां आ जाता है और गु की बहन को परेशान करने लगता है। उसे बचाने के लिए सी एक बड़ा पत्थर उठाकर ली के सिर पर मार देती है। ली बेहोश होकर गिर पड़ता है। खून देखकर सी घबरा जाती है और सोचती है कि शायद उसने उसे मार दिया। घबराई हुई सी को शेन संभालता है। वो पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि अब ये उसका मामला है। बाद में पता चलता है कि ली जिंदा है और अस्पताल में भर्ती है। शेन अस्पताल पहुंचकर ली से साफ कह देता है कि जापानी आतंकियों को उसी ने मारा था। वो बताता है कि उसने ये काम डर की वजह से नहीं छिपाया, बल्कि इसलिए कि किसी और को परेशानी न हो। फिर वो ली को चेतावनी देता है कि अगर उसने ज्यादा दखल दिया तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। शेन का खौफ देखकर ली चुप हो जाता है। उस रात सी थककर शेन के कमरे में ही सो जाती है। जब गु को ये पता चलता है तो वो बुरी तरह जल जाता है। वो सी को उठाकर वापस अपने कमरे में ले आता है। अगले दिन गु और सी दोबारा टेस्ट देते हैं और इस बार पास हो जाते हैं। इसके बाद कमांडर 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर देता है। सभी दोस्त खुशी खुशी अपने पसंदीदा बार में पहुंच जाते हैं। वहां सी अपनी दोस्त जैन के लिए कुकीज लेकर आती है। दोनों को देखकर सुपरस्टार और बाकी लोग मजाक करने लगते हैं कि ये दोनों किसी कपल की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सी बार बार कहती है कि वे सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। गु ये सब देखकर चुपचाप मुस्कुराता रहता है। फिर छुट्टियों की बात शुरू होती है। जैन चाहती है कि सी उसके घर रुके। सॉन्ग चाहता है कि सी उसके घर आए। सुपरस्टार भी अपनी राय देने लगती है। आखिरकार काफी बहस के बाद सभी तय करते हैं कि वे छुट्टियां सॉन्ग की बहन के घर साथ बिताएंगे। अगले दिन ट्रिप शुरू होने वाली होती है। सभी को लेने के लिए गु अपनी कार लेकर पहुंचता है। रास्ते में सॉन्ग आगे बैठने की कोशिश करता है, लेकिन गु उसे हटाकर सी को अपने पास बैठा लेता है। तभी सुपरस्टार 2 कारों के साथ एंट्री मारती है। एक कार सिर्फ उसके सामान से भरी होती है। सभी उसका मजाक उड़ाते हुए सॉन्ग की बहन के घर पहुंच जाते हैं। सॉन्ग की बहन सभी का स्वागत करती है। सी को देखकर उसे एक पल के लिए लगता है कि वो लड़की है, लेकिन सॉन्ग तुरंत बात संभाल लेता है। इसके बाद कमरे बांटे जाते हैं। समुद्र के शानदार नजारे वाला कमरा देखकर सुपरस्टार उसी कमरे पर दावा कर देती है। फिर असली समस्या शुरू होती है कि सी किसके साथ रुकेगी। जैन चाहती है कि सी उसके साथ रहे। सुपरस्टार को लगता है कि लड़का और लड़की एक साथ नहीं रह सकते। सॉन्ग भी जिद पकड़ लेता है कि सी उसके साथ ही रहेगा। आखिर काफी बहस के बाद तय होता है कि सी अपने रूममेट गु के साथ ही रुकेगी। सॉन्ग इस फैसले से खुश नहीं होता। बाद में सभी बीच पर पहुंचते हैं। जैन मजाक में सी को चेतावनी देती है कि सॉन्ग कुछ ज्यादा ही उसके करीब रहने की कोशिश कर रहा है। सभी लोग मछलियां पकड़कर और फ्राई करके मजे कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुपरस्टार बार बार सी और जैन को साथ देखकर जल रही होती है,
क्योंकि उसे लगता है कि दोनों लड़के हैं और कुछ ज्यादा ही करीब है। उधर गु मछली पकड़ रहा होता है। सुपरस्टार उसे परेशान करने के लिए अपना जूता पानी में बहा देती है ताकि गु उसे बचाने जाए, लेकिन उसका प्लान उल्टा पड़ जाता है। गु जूता निकालकर उसी के सिर पर मार देता है। बाद में सुपरस्टार जानबूझकर गिरने का नाटक करती है तो गु मजबूरी में उसे उठाकर बाहर लाता है। इसी दौरान सी को एक केकड़ा काट लेता है। गु तुरंत उसका हाथ पकड़कर इलाज करने लगता है। सी शर्मा कर वहां से चली जाती है। तभी जैन गु से पूछती है कि वो हमेशा सी को ही क्यों परेशान करता रहता है। सुपरस्टार फिर दोनों की नजदीकियों पर टिप्पणी करती है और जैन से झगड़ने लगती है। तभी कुछ स्थानीय लोग वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि ये उनका बीच है, यहाँ कुछ भी करने के लिए उनकी इजाजत चाहिए। बात बढ़ जाती है। गु पहले आराम से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वे लोग बदतमीजी करने लगते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में सुपरस्टार अपनी पहचान बता देती है। तभी शेन के बड़े भाई के भेजे हुए लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और सभी गुंडे डरकर भाग जाते हैं। लेकिन सुपरस्टार गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे हर जगह निगरानी पसंद नहीं है। अगले दिन जब सभी वापस अकादमी लौटने की तैयारी कर रहे होते हैं तो गांव वाले गु की गाड़ी के टायर पंक्चर कर देते हैं। मजबूरी में कुछ लोग शेन की कार से निकलते हैं, जबकि गु बाकी लोगों को एक अलग गाड़ी में लेकर चलता है। उधर अकादमी में कमांडर शराब के नशे में होता है। उसे अपनी पुरानी प्रेमिका की याद आ रही होती है जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। सी उसे अकेले बैठे देखती है और दोनों साथ बैठकर पीने लगते हैं। तभी गु वहां पहुंच जाता है और कमांडर को सी को शराब पिलाने के लिए डांटने लगता है, लेकिन कमांडर उल्टा गु को ही सुनाता है और कहता है कि वो उसकी सारी हरकतों के बारे में जानता है। इसके बाद गु सी को उसके कमरे तक छोड़कर आता है। सी पूरी तरह नशे में होती है। मजाक मजाक में वो कह देती है कि वो असल में लड़की है। फिर ये भी बता देती है कि उसकी कोई बहन नहीं है, लेकिन गु बिल्कुल हैरान नहीं होता क्योंकि वो पहले से ही सब जानता है। सी ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो जाती है और वहीं सो जाती है। सुबह उठते ही सी सबसे पहले ये चेक करती है कि रात को उससे कोई बड़ी गलती तो नहीं हो गई। सब ठीक देखकर वो राहत की सांस लेती है। दूसरी तरफ गु अपनी बहन को लेने रेलवे स्टेशन पहुंचता है। वहीं सुपरस्टार भी अपनी सौतेली बहन से मिलने आती है जो विदेश पढ़ने जा रही होती है, लेकिन उसके पिता बहन को बिना मिले ही भेज देते हैं। सुपरस्टार दुखी हो जाती है। तभी रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं। गु उसे वहां से निकाल कर ले जाता है। इसी दौरान शेन का बड़ा भाई भी वहां पहुंच जाता है। सुपरस्टार जानबूझकर गु का हाथ पकड़ लेती है ताकि वो जल जाए, लेकिन शेन का भाई मुस्कुराकर समझ जाता है कि वो सिर्फ उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। उधर अकादमी में रात के समय अचानक इमरजेंसी अलार्म बजता है। सभी छात्रों को बुलाकर बताया जाता है कि ये अब तक की सबसे खतरनाक ट्रेनिंग होगी। जापानियों ने कुछ मजदूरों को बंधक बना लिया है। मिशन के लिए टीमों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक टीम का नेतृत्व शेन करता है और दूसरी का गु। शेन अपनी टीम को चुपचाप आगे बढ़ाता है, जबकि गु की टीम हमेशा की तरह थोड़ी हास्यास्पद लेकिन जोशीली होती है। मिशन के दौरान उन्हें एक इमारत में बम मिलता है। सी को याद आता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि किसी खास तार को काटने से बम रुक सकता है, लेकिन उसे याद नहीं आता कि हरी तार काटनी है या पीली। गु और सॉन्ग अपनी अपनी मजेदार सलाह देने लगते हैं। आखिर शेन फैसला करता है और पीली तार काट देता है। सौभाग्य से बम निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। जापानियों के लिए काम कर रहे कुछ गद्दार शेन के दोस्तों को पकड़ लेते हैं। उन्हें बचाने के लिए शेन और सी खुद को उनके हवाले कर देते हैं। उधर गु और सॉन्ग एक ऊंची जगह पर पहुंचते हैं जहां उन्हें एक पुरानी तोप मिलती है। नीचे गद्दार और जापानी समर्थक शेन और सी को मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। सी गुस्से में उन्हें देशद्रोही कहती है। जवाब में वे उसे थप्पड़ मार देते हैं और शेन को भी पीटने लगते हैं। जब वे दोनों को गोली मारने ही वाले होते हैं तभी अचानक चारों तरफ धुआं फैल जाता है। सब घबरा जाते हैं। अगले ही पल गु एक बड़े हथियार के साथ धमाकेदार एंट्री मारता है। वो दुश्मनों पर हमला कर देता है और पूरी टीम मिलकर हालात पलट देती है। गु की बहादुरी की वजह से पूरी टीम जीत गई थी। अगले दिन कैंटीन में सभी के सामने कमांडर खुद गु को सलाम करता है और कहता है कि देश को उसके जैसे लोगों की जरूरत है। ये सुनकर गु खुशी से फूला नहीं समाता और पूरे अकादमी में अपना रौब दिखाने लगता है। उधर सी घायल शेन से मिलने अस्पताल जाती है। वहाँ शेन के साथ जापानी संगठन की मुखिया की बेटी भी मौजूद होती है। सी उससे पूछती है कि बम वाली घटना के समय उसने उसकी बात पर इतना भरोसा कैसे कर लिया था। शेन मुस्कुराकर कहता है कि उसे सी पर पूरा विश्वास है। ये सुनकर वो लड़की थोड़ी जलन महसूस करने लगती है। दूसरी तरफ सुपरस्टार अकादमी पहुंचती है। गेट पर चौकीदार उसे रोकता है, लेकिन वो फिल्मी अंदाज में कहती है कि अंदर उसका होने वाला पति है और उसे उससे मिलना ही होगा। आखिरकार चौकीदार हार मानकर उसे अंदर जाने देता है। सुपरस्टार सीधे गु के पास पहुंचती है और उसे एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। उसका मकसद
शेन के बड़े भाई को जलाना होता है। पहले तो गु मना कर देता है, लेकिन सुपरस्टार की जिद के आगे उसे मानना पड़ता है। उसी समय सी शेन की देखभाल कर रही होती है। ये देखकर गु को फिर जलन होने लगती है। बाद में सॉन्ग उसे बताता है कि कुछ लड़कों को कमांडर ने सजा दी थी और वे बीमार पड़ गए हैं। ये सुनकर गु के दिमाग में अजीब आइडिया आता है। वो खुद को बीमार दिखाने के लिए कमांडर से जानबूझकर सजा खा लेता है, ताकि सी उसकी भी वैसे ही देखभाल करे जैसे शेन की कर रही है। रात को वो बड़े ड्रामे के साथ सी से कहता है कि उसे बुखार है, लेकिन सी सिर्फ दवा खाने की सलाह देकर सो जाती है। अगले दिन जब सच में उसका बुखार बढ़ जाता है, तब सी थोड़ी देखभाल करती है। बस इतनी सी बात से गु बेहद खुश हो जाता है। इसी बीच अकादमी में मेडिकल टेस्ट की घोषणा होती है। ये सुनकर सी घबरा जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। तभी ली, जिसे पहले से शक है किसी लड़की है, उस पर नजर रखने लगता है। उधर गु को जैसे ही मेडिकल टेस्ट की खबर मिलती है, वो तुरंत समझ जाता है किसी मुश्किल में पड़ सकती है। वो उसे बचाने के लिए हंगामा खड़ा कर देता है, ली से लड़ाई शुरू कर देता है और इतना शोर मचाता है कि पूरा मेडिकल टेस्ट रुक जाता है। आखिरकार कमांडर दोनों को सजा देकर जेल भिजवा देता है, लेकिन सी का राज बच जाता है। दूसरी तरफ जापानी संगठन की मुखिया की बेटी एक खतरनाक चाल चलती है। वो एक गद्दार से झूठा बयान लिखवाती है कि शेन का बड़ा भाई जापानियों की मदद करता था। बयान लिखवाने के बाद वो उस आदमी को मरवा देती है और उसकी लाश के साथ वो पत्र मीडिया के सामने फेंक देती है। अगले दिन अखबारों में खबर छप जाती है कि शेन का बड़ा भाई आतंकवादियों का साथी है। पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाता है, लेकिन सुपरस्टार को इस खबर पर भरोसा नहीं होता। वो खुद जांच शुरू करती है। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि सबूत नकली है। फिर वो उस मरे हुए आदमी की गर्लफ्रेंड की मदद से एक नया पत्र सामने लाती है, जिसमें सच्चाई लिखी होती है कि शेन के बड़े भाई को फंसाया गया था। धीरे धीरे लोगों को सच समझ में आने लगता है और उसके खिलाफ चल रहा विरोध शांत हो जाता है। उधर ली अभी भी सी की सच्चाई जानने के पीछे पड़ा हुआ है। वो जानबूझकर पानी की सप्लाई बंद कर देता है, ताकि सी मजबूरी में सार्वजनिक बाथरूम में नहाने जाए। फिर वो चोरी छिपे उसके पीछे पहुंच जाता है। संयोग से उसी समय शेन भी वहां आ जाता है और सी से बात करने लगता है। दूसरी तरफ सॉन्ग गु को बता देता है किसी सार्वजनिक बाथरूम में है। ये सुनते ही गु घबरा जाता है और दौड़कर वहां पहुंचता है। अंदर पहुंचकर वो शेन को बाहर भेजने की कोशिश करता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और गलती से उसकी नजर सी पर पड़ जाती है। अब उसे अपनी आंखों से यकीन हो जाता है किसी सचमुच लड़की है। इसके बाद उसे बाथरूम के अंदर फंसा हुआ ली भी मिल जाता है। गु समझ जाता है कि सारी साजिश उसी की थी। वो उसे अंदर बंद करके वहां से निकल जाता है। कमरे में लौटने पर सी सीधे गु से पूछती है कि उसे कब से पता है कि वो लड़की है। पहले तो गु बहाना बनाता है, लेकिन फिर मान लेता है कि उसे काफी समय से सब पता था। वो वादा करता है कि किसी को भी उसका राज नहीं बताएगा। फिर हमेशा की तरह गु मजाक शुरू कर देता है। वो कहता है कि शायद सी उसी के लिए लड़के का भेष बनाकर अकादमी में आई है। ये सुनते ही सी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो एक बड़ा डंडा उठाकर उसकी जमकर पिटाई कर देती है। बाहर खड़ी सुपरस्टार अंदर से आती चीखें सुनती रहती है, जबकि कमरे के अंदर गु अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा होता है। अगले दिन सुपरस्टार उससे मिलने आती है और उसे याद दिलाती है कि अगले दिन एक बड़ी चैरिटी पार्टी है। ये पार्टी शेन के बड़े भाई का नाम साफ करने के लिए रखी गई है, इसलिए वो चाहती है कि गु जरूर आए। उधर जापानी संगठन की मुखिया की बेटी इस चैरिटी कार्यक्रम को नाकाम करने की कोशिश कर रही होती है। वो उस लड़की को ढूंढना चाहती है जिसने शेन के भाई के पक्ष में सबूत दिए थे। इसी दौरान उसके लोग उसे एक फाइल देते हैं, जिसमें उन लोगों की जानकारी होती है जो जापानी आतंकियों की मौत वाली घटना के आसपास मौजूद थे। पहले तो वो सभी को मरवाने का आदेश देती है, लेकिन जैसे ही उसे शेन की तस्वीर दिखाई देती है, वो फैसला बदल देती है और कहती है कि ये मामला वो खुद संभालेगी। दूसरी तरफ सुपरस्टार चैरिटी कार्यक्रम की तैयारी में जुटी होती है। जापानियों ने वहां काफी नुकसान पहुंचा दिया था, इसलिए सब कुछ दोबारा व्यवस्थित करना पड़ता है। गु भी वहां पहुंच जाता है। सुपरस्टार उसे काम पर लगा देती है और वो अकादमी से बाकी लड़कों को भी पकड़ लाता है। सभी मिलकर जगह को फिर से तैयार कर देते हैं। इसी दौरान सी अपनी दोस्त जैन को बता देती है कि गु उसकी असली पहचान जान चुका है। जैन घबरा जाती है, लेकिन सी कहती है कि चिंता की बात नहीं है। उसने गु को इतना डरा दिया है कि वो किसी से कुछ नहीं कहेगा। फिर सी और शेन की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरानी जताते हैं। ये देखकर गु को फिर जलन होने लगती है। वो सी को शेन से दूर रहने की सलाह देने लगता है। तब सी उसे याद दिलाती है कि उसकी सच्चाई सिर्फ वही जानता है, इसलिए बेवजह हंगामा न करे। उसी समय खबर मिलती है कि उस पत्रकार का बेटा जिसे पार्टी में आना था अभी तक नहीं पहुंचा। सभी को शक होता है कि जापानियों ने उसे रास्ते में मारने की कोशिश की होगी। शेन उसे लाने के लिए निकल पड़ता है।
इधर सी कूड़ा फेंकने बाहर जाती है। तभी एक बेकाबू कार उसकी तरफ बढ़ती है। शेन समय रहते अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उसे बचा लेता है। बाद में पता चलता है कि कार में वही पत्रकार का बेटा था। जापानियों ने उसके ड्राइवर को मार दिया था और वो किसी तरह बचकर यहाँ तक पहुंचा था। चैरिटी कार्यक्रम शुरू होता है। मीडिया और पुलिस के सामने पत्रकार का बेटा गवाही देता है कि जापानी लोग उसे भी मारना चाहते थे। इससे साबित हो जाता है कि शेन का बड़ा भाई निर्दोष है और उसे फंसाया गया था। एक पुलिस अधिकारी भी उसके समर्थन में बयान देता है। जब एक आदमी बीच में आकर सवाल उठाने की कोशिश करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्यक्रम के बाद पत्रकार सुपरस्टार से पूछते हैं कि वो शेन के भाई के लिए इतना सब क्यों कर रही है। सुपरस्टार साफ कहती है कि वे सिर्फ पुराने दोस्त हैं। फिर अचानक वो मजाक मजाक में गु की तरफ इशारा करके कहती है कि उसे तो गु पसंद है। ये सुनकर गु हैरान रह जाता है। वो सुपरस्टार से कहता है कि शेन का भाई उससे सालों से प्यार करता है, इसलिए उसे उसी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सुपरस्टार उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती। बाद में गु अपने कमरे में जाकर सी से शिकायत करता है कि सुपरस्टार लगातार उसे प्रपोज करने की कोशिश कर रही है। सी उसकी बात सुनकर खूब हंसती है और कहती है कि एक मुसीबत तो वो खुद है, ऊपर से अब एक और मुसीबत उसके पीछे पड़ गई है। कुछ दिनों बाद कमांडर सभी छात्रों को बताता है कि फिजिकल टेस्ट के साथ साथ लिखित परीक्षा भी होगी। ये सुनकर सॉन्ग घबरा जाता है और सी से पढ़ाने की मदद मांगता है। सी मान जाती है। गु भी पढ़ाई में मदद मांगता है, लेकिन सी उसका मजाक उड़ाकर कहती है कि सुपरस्टार से पढ़ लो। इस पर गु उल्टा कह देता है कि शायद सी उसे सुपरस्टार के साथ देखकर जलती है। उनकी बातें सुनकर सॉन्ग को लगता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्योंकि उसे अभी भी नहीं पता कि सी असल में लड़की है। उधर सुपरस्टार भी सी को अलग ले जाकर पूछती है कि उसे कौन सी लड़की पसंद है। फिर वो धीरे धीरे बात घुमाकर कहती है कि कहीं सी और गु एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते। उसे अब भी लगता है कि दोनों लड़के हैं। ये सुनकर सी सिर पकड़ लेती है। अगले दिन लिखित परीक्षा होती है। गु नकल करने की पूरी कोशिश करता है। पहले वह अपने दोस्तों की कॉपी देखने की कोशिश करता है, फिर सी के उत्तर देखने लगता है। दूसरी तरफ ली भी नकल के लिए इशारे कर रहा होता है, लेकिन उसका चौक का टुकड़ा सीधे कमांडर को लग जाता है। नतीजा ये होता है कि वो बुरी तरह फंस जाता है। परीक्षाएं खत्म होते ही छुट्टियां घोषित हो जाती है। सभी अपने अपने घर जाने की तैयारी करने लगते हैं। सी शेन से विदा लेती है। दूर खड़ा गु ये सब देखकर फिर से जलता रहता है। आखिरकार गुसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता है। दोनों कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिलते। काफी देर की चुप्पी के बाद सी मुस्कुराकर उसे नए साल की शुभकामनाएं देती है और कहती है कि छुट्टियों के बाद फिर मिलेंगे। ये सुनकर गु खुश हो जाता है। ट्रेन में सी की मुलाकात लिन नाम के एक लड़के से होती है। वो जापान से पढ़ाई करके लौटा है और बताता है कि जापानी ताकतें देश के खिलाफ बड़ी साजिश रच रही है। वो सी को बीजिंग में होने वाली एक गुप्त बैठक में आने का निमंत्रण देता है। देश की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए सी उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। छुट्टियों के दौरान सी बीजिंग पहुंच जाती है। उधर गु के पिता अखबार में उसके और सुपरस्टार के बारे में छपी खबर पढ़कर नाराज होते हैं, लेकिन गु को खबर की चिंता नहीं होती। उसे सिर्फ ये पता चलता है कि सी बीजिंग में है, इसलिए वो अपने पिता के साथ वहां जाने के लिए इतना ड्रामा करता है कि आखिरकार उसके पिता उसे भी साथ ले जाते हैं। बीजिंग पहुंचते ही गु सीधे सी के घर पहुंच जाता है। सी उसे देखकर हैरान रह जाती है और दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माता पिता गु को अंदर बुला लेते हैं। गु अपनी मीठी मीठी बातों से तुरंत उनका दिल जीत लेता है। वो सी की माँ की तारीफ करता है कि वो उसकी बड़ी बहन जैसी लगती है और उसके पिता की भी खूब तारीफ करता है। बेचारे माता पिता उसकी बातों में आ जाते हैं, जबकि सी समझ जाती है कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है। बाद में जब गु वापस जाने लगता है तो सी उसे चेतावनी देती है कि वो दोबारा उसके घर न आए, लेकिन गु कहता है कि अब बारी सी की है, उसे भी उसके घर आना होगा, नहीं तो वो फिर उसके घर पहुंच जाएगा। मजबूरी में अगले दिन सी उसके घर चली जाती है। वहां गु उसे अपनी माँ की आखिरी तस्वीर दिखाता है और भावुक होकर उसे संभाल कर रखने के लिए कहता है। इसी दौरान दूसरी तरफ लिन और उसके साथी जापानी संगठन के खिलाफ एक गुप्त बैठक कर रहे होते हैं। ये खबर जापानी संगठन की मुखिया की बेटी तक पहुंच जाती है और वो सभी छात्रों को मरवाने का आदेश दे देती है। हमला होते ही कई छात्र मारे जाते हैं। किसी तरह लिन बचकर भागता है और सीधे गु के घर पहुंच जाता है। उसके पीछे आए जापानी गुंडों को गु सबक सिखा देता है, लेकिन तभी भ्रष्ट पुलिस वहां पहुंच जाती है। जापानियों को पकड़ने की बजाय वे लिन और बाकी छात्रों को गिरफ्तार कर लेते हैं। लिन, सी और कुछ अन्य छात्रों को भी हिरासत में ले लिया जाता है। वही लिन को पहली बार पता चलता है कि सी असल में लड़की है। गु से चुप कराता है और फिर सी को समझाता है कि वो इन लोगों से दूर रहें, क्योंकि उनकी वजह से मुसीबत बढ़ रही है। लेकिन सी बताती है कि ये सभी छात्र देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में बंद छात्र पुलिस से बहस करते हैं और पूछते हैं
कि वे अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्यों काम कर रहे हैं। तभी गु भी पुलिस से भिड़ जाता है। वो कहता है कि उसका और सी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। छात्र भी उसकी बात की पुष्टि करते हैं, लेकिन भ्रष्ट पुलिस उनकी एक नहीं सुनती। उधर जापानी संगठन की मुखिया की बेटी पुलिस को आदेश देती है कि जेल में बंद सभी छात्रों को रास्ते में ही मार दिया जाए। दूसरी तरफ गु जेल से निकलने की योजना बनाता है। वो एक पुलिस वाले को रिश्वत देकर बाहर निकलता है, फिर उसे बेहोश करके उसकी वर्दी पहन लेता है। इसके बाद वह सी को छुड़ाने लौटता है, लेकिन तभी एक बड़ा अधिकारी वहां पहुंच जाता है। सी समझ जाती है कि अगर गु अभी रुका तो वो भी पकड़ा जाएगा, इसलिए वो उसे जबरदस्ती वहां से जाने को कहती है और विश्वास दिलाती है कि वो उसे बचाने वापस जरूर आएगा। उधर गु के पिता को पता चल जाता है कि उसका बेटा जेल तक पहुंच गया था। वो गुस्से में उसे ढूंढने निकलते हैं। जब गु मिलता है तो पिता उसे डांटते हैं और कहते हैं कि ये कोई खेल नहीं बल्कि मौत से खेलने जैसा है। लेकिन गु जवाब देता है कि जेल में बंद छात्र देश के लिए लड़ रहे हैं और वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। पिता समझ जाते हैं कि गु किसी की नहीं सुनेगा, इसलिए वे उसे बेहोश करवा देते हैं और अपने सचिव को आदेश देते हैं कि उसे सुरक्षित घर वापस भेज दिया जाए। उनका कहना होता है कि अगर जापानी संगठन के हाथ गु लग गया तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ट्रेन में सफर के दौरान जब गु को होश आता है तो सचिव उसे समझाता है कि उसके पिता उसकी कितनी चिंता करते हैं। पहली बार गु को एहसास होता है कि उसके पिता उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन तभी उसे सी की बात याद आती है। सी ने कहा था कि उसे भरोसा है गु जरूर वापस आएगा और उसे बचाएगा। ये याद आते ही गु फैसला कर लेता है। वो चलती ट्रेन की खिड़की से कूद जाता है और सी को बचाने वापस निकल पड़ता है। उधर जेल में सी और बाकी छात्रों को अदालत ले जाने की तैयारी हो रही होती है, लेकिन असल योजना उन्हें रास्ते में ही मार डालने की होती है। पुलिस उन्हें गाड़ी में लेकर निकलती है। उसी समय गु बाइक पर उनका पीछा कर रहा होता है। रास्ते में सड़क पर पत्थर बिछे होने की वजह से पुलिस गाड़ी रोक देती है। जैसे ही पुलिस वाले नीचे उतरते हैं, सी अपने बंधन खोल लेती है और बाकी छात्रों को भी आजाद कर देती है। सभी मिलकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस गोलियां चलाना शुरू कर देती है। कई छात्र वही मारे जाते हैं। सी जितने लोगों को बचा सकती है बचाने की कोशिश करती है। तभी लिन को गोली लग जाती है। मरने से पहले वो सी से एक वादा लेता है। वो बताता है कि जापान समर्थक लोग 21 ट्रीटी नाम का समझौता देश पर थोपना चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश उनकी गुलामी में चला जाएगा। लिन सी से वादा लेता है कि वो इस साजिश को नाकाम करेगी। इतना कहकर वो दम तोड़ देता है। अपने दोस्त की मौत से सी पूरी तरह टूट जाती है। तभी गु वहां पहुंचता है और हमला करने वाले पुलिस वालों को खत्म कर देता है। वो सी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सदमे में डूबी सी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। गु उसे अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने पर गु के पिता फिर नाराज होते हैं कि वो ट्रेन से भागकर वापस क्यों आया, लेकिन गु पहली बार शांत होकर कहता है कि अब वो उनकी हर बात मानेगा। ये सुनकर उसके पिता उसे सुरक्षित घर भेजने का फैसला करते हैं और सी को उसके घर पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। सी घर लौट तो आती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ लिन की आखिरी बात घूमती रहती है। वो पूरी रात सोचती रहती है कि 21 ट्रीटी को कैसे रोका जाए। अगले दिन वो छात्रों को इकट्ठा करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर देती है। पुलिस उन्हें रोकने आती है और धमकी देती है कि आगे बढ़े तो गोली मार दी जाएगी, लेकिन सी पीछे नहीं हटती। वो हाथ में तख्ती लेकर सबसे आगे चलती है। आखिरकार पुलिस सभी छात्रों को गिरफ्तार कर लेती है। बाद में सी के पिता पैसे और पहचान का इस्तेमाल करके उसे जेल से छुड़ा लेते हैं। घर पहुंचने के बाद वे गुस्से में उसे घर से बाहर निकलने तक की मनाही कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वे पहले ही अपने बेटे को देश के लिए खो चुके हैं और अब अपनी बेटी को नहीं खो सकते। लेकिन सी के दिल में अपने भाई की बातें गूंज रही होती है। वो मानती है कि अगर देश ही सुरक्षित न रहे तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं। इसलिए वो चुपके से घर छोड़कर वापस मिलिट्री अकादमी पहुंच जाती है। अकादमी में छुट्टियों की वजह से कोई नहीं होता। सी अकेली अपने कमरे में रहती है। तभी शेन वहां पहुंचता है। वो हैरान होता है कि छुट्टियों में भी सी अकेली अकादमी में क्यों है। सी बहाना बना देती है कि घर पर उसका मन नहीं लग रहा था। शेन उसे अपने घर स्प्रिंग फेस्टिवल मनाने के लिए बुलाता है, लेकिन सी मना कर देती है। आखिरकार शेन उसे अकेला छोड़ने की बजाय खुद भी वही रुकने का फैसला कर लेता है। सी को देखकर वो साफ तौर पर खुश नजर आता है। उधर सुपरस्टार भी त्योहार के दिन अकेली होती है। वो होटल में खाना खाने जाती है। वहाँ उसे पता नहीं चलता कि उसके लिए ऑटो से लेकर खाने तक का पूरा इंतजाम शेन के बड़े भाई ने किया है, ताकि वो अकेलापन महसूस न करे। दूसरी तरफ गुग घर पर बैठा लगातार सी के बारे में सोच रहा होता है। वही सी भी शेन के साथ समय बिताते हुए बार बार गु को याद कर रही होती है। अब उसे धीरे धीरे एहसास होने लगा है कि वो गु से प्यार करने लगी है। छुट्टियां खत्म होने के बाद सभी वापस अकादमी लौटने लगते हैं। सॉन्गसी को रेलवे स्टेशन पर मिलते ही कहीं और ले जाता है। वो उसे एक गर्ल्स स्कूल के बाहर ले जाकर बताता है
कि वो उसकी छोटी बहन से मिलना चाहता है। असल में सी ने पहले झूठ बोला था कि उसकी एक बहन है, इसलिए अब वो घबरा जाती है और वहां से भागकर जैन की मदद लेती है। जैन उसे विग और लड़कियों के कपड़े देती है। फिर सी अपनी ही नकली बहन बनकर सॉन्ग के सामने पहुंच जाती है। सॉन्ग उसे देखते ही दंग रह जाता है। उसे पहली नजर में ही सी की बहन पसंद आ जाती है। वो उससे बड़ी विनम्रता से बात करता है और उसके लिए लाए हुए तोहफे भी दे देता है। सी किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो फिर लड़कों वाले रूप में सॉन्ग के पास पहुंचती है। सॉन्ग उसकी तुलना उसकी बहन से करते हुए कहता है कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ये सुनकर सी मन ही मन हंसती रहती है, क्योंकि दोनों असल में वही खुद है। जब वे अकादमी लौटते हैं तो बाकी छात्र बातें कर रहे होते हैं कि शायद गो अब कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि उसके पिता ने उसे घर में रोक रखा है। ये सुनकर सी उदास हो जाती है। कमरे में पहुंचकर वो गु की खाली जगह को देखती है और उसे याद करने लगती है। इसी बीच वो नहाने के लिए बाथरूम में जाती है। तभी अचानक उसे किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है। तभी ली अंदर आ जाता है। वो उसे परेशान करते हुए कहता है कि अब गु यहाँ नहीं है, इसलिए उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। ऊपर से कमांडर ने उसे सी का नया रूममेट बना दिया है। सी उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ली नहीं मानता। मजबूरी में सी पूरी रात ठंड में बाहर बैठकर गुजारती है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान नींद और थकान की वजह से सी बेहोश होकर गिर जाती है। कमांडर तुरंत शेन को उसे क्लिनिक ले जाने का आदेश देता है। शेन डॉक्टर को बुलाने बाहर जाता है। इसी बीच कमांडर को पता चल जाता है किसी असल में लड़की है, लेकिन वो ये बात किसी से नहीं कहता। होश आने पर सी घबरा जाती है, मगर कमांडर उससे सिर्फ ये पूछता है कि वो सेना में क्यों आई है। सी सच्चाई छिपाकर कोई खास वजह न होने की बात कहती है। कमांडर उसे आराम करने की सलाह देकर वापस भेज देता है। कमरे में लौटकर सी देखती है कि ली उसकी चीजें खंगाल रहा है। वो सी के लड़की होने का सबूत ढूंढना चाहता है। दोनों में बहस होती है, लेकिन ली फिर भी पीछा नहीं छोड़ता। कैंटीन में अचानक चर्चा शुरू हो जाती है कि शायद अकादमी में कोई लड़की मौजूद है। ये सुनकर सी घबरा जाती है। तभी सॉन्ग कहता है कि अगर ऐसा होता तो सबको पता चल जाता, क्योंकि सभी एक ही बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। जब बात सी पर आती है तो वो तुरंत झूठ बोल देती है कि वो भी शेन के साथ सार्वजनिक बाथरूम में नहा चुकी है। शेन भी उसकी बात का समर्थन कर देता है और सी एक बार फिर बच जाती है। उधर गु घर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता के गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। असल वजह ये होती है कि उसके पिता उसकी शादी तय कर चुके हैं और उसे कहीं जाने नहीं देना चाहते। अगले दिन सॉन्ग अखबार लेकर सी के पास आता है और बताता है कि गु की शादी तय हो गई है। ये सुनकर सी बाहर से तो सामान्य रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन होती है। दूसरी तरफ सुपरस्टार को भी ये खबर मिलती है। वो समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो गु की शादी हो जाएगी। चालाकी से वो अपने पिता से बॉडीगार्ड हटवाती है और तुरंत गु के शहर के लिए निकल पड़ती है। शेन का बड़ा भाई ये सब जानकर भी उसकी मदद करता है। वो उसके लिए ट्रेन का टिकट तक अरेंज करवा देता है, क्योंकि वो सच में उसकी खुशी चाहता है। इधर अकादमी में ट्रेनिंग के दौरान ली फिर गु की शादी का मजाक उड़ाता है। गुस्से में सी उसे मुकाबले के लिए बुला लेती है और सबके सामने उसकी जमकर धुनाई कर देती है। इसके बाद ली उससे डरने लगता है। उधर सुपरस्टार गु से मिलती है। दोनों मिलकर उसकी मंगेतर टोंग को परेशान करने का प्लान बनाते हैं ताकि शादी टूट जाए। वे जानबूझकर उसके सामने रोमांटिक एक्टिंग करते हैं, लेकिन टोंग भी कम नहीं होती और दोनों को जवाब देती रहती है। इसी बीच कमांडर एक काम देकर सी, शेन, सॉन्ग और जीन को बाहर भेजता है। काम पूरा होने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वे ट्रेन से लौटने का फैसला करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि उसी ट्रेन में एक बेहद कीमती शाही मुहर को लेकर दो गुटों के बीच संघर्ष चल रहा है। एक तरफ जापानी लोग उसे चुराना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिसहू की टीम उसे बचाने में लगी होती है। कुछ देर बाद जापानी लोग सी और उसके दोस्तों पर हमला कर देते हैं। लड़ाई के दौरान शेन और सी अलग हो जाते हैं। भागते भागते दोनों एक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं और पूरी रात वही फंसे रहते हैं। अगली सुबह एक शिकारी उन्हें ढूंढ लेता है। वो मजाक में उन्हें पति पत्नी समझ लेता है और अपने घर ले जाता है। वहाँ उसकी छोटी बेटी रहती है, जो किसी से ज्यादा बात नहीं करती। सी उस बच्ची के बाल संवारती है और प्यार से उसका ख्याल रखती है। ये देखकर शेन को फिर शक होने लगता है। जब बच्ची आराम से सी के हाथ से खाना खा लेती है तो शेन और भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी पुरुष के करीब नहीं जाती थी। रात को सी और शेन को एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। सी बेहद घबराई रहती है और खुद को कई कंबलों से ढक लेती है। शेन उसे देखकर मुस्कुराता है और मजाक में कहता है कि उसकी हरकतें किसी लड़के से ज्यादा लड़की जैसी लगती है। ये सुनकर सी की धड़कनें तेज हो जाती है। दूसरी तरफ गु की सगाई की तैयारी चल रही होती है। तभी अचानक एक लड़का आता है और बताता है कि वो टोंग का एक्स बॉयफ्रेंड है। गु खुश हो जाता है और सोचता है कि अब शादी टूट जाएगी,
लेकिन वो लड़का सिर्फ बधाई देने आया होता है। गु की सारी उम्मीदें टूट जाती है। जब सगाई शुरू होने वाली होती है तभी सुपरस्टार धमाकेदार एंट्री मारती है। वो सबके सामने गु का हाथ पकड़कर उसे वहां से भगा ले जाती है। दोनों रास्ते भर टोंग का मजाक उड़ाते रहते हैं और आखिरकार सगाई रुक जाती है। उधर शिकारी अपनी खोई हुई पिल्ली को ढूंढने निकलता है, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं आता। शेन उसे ढूंढने जाता है, फिर सी भी उसके पीछे निकल पड़ती है। वहां पहुंचकर दोनों देखते हैं कि शिकारी को जापानी लोगों ने मार दिया है। सी को बहुत दुख होता है क्योंकि वो आदमी उनकी मदद कर रहा था। तभी जापानी हमलावर वहां पहुंच जाते हैं। शेन उन्हें रोकने के लिए अकेले लड़ने लगता है और सी को बच्ची को लेकर भागने के लिए कहता है, लेकिन सी वापस उसकी मदद करने आती है और गोली लगने से घायल हो जाती है। दूसरी तरफ शेन भी लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो जाता है। आखिरकार वो सी और बच्ची को बचाकर वहां से निकलने में सफल हो जाता है। इसी समय अकादमी से खबर मिलती है कि सी और शेन गायब है और जापानी लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं। सॉन्ग ये बात गु तक पहुंचाने की कोशिश करता है। जब गु को सच्चाई का पता चलता है तो वो सुपरस्टार से साफ कह देता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, उसके दिल में किसी और के लिए जगह है। ये सुनकर सुपरस्टार टूट जाती है। उधर शेन का बड़ा भाई उसे संभालता है और उसका हौसला बढ़ाता है। पहली बार सुपरस्टार को एहसास होता है कि मुश्किल समय में हमेशा वही उसके साथ खड़ा रहा है। दूसरी तरफ घायल सी और शेन को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। वहां मिस हु भी आती है। वो चालाकी से सी के बैग से असली शाही मुहर निकालकर उसकी जगह नकली रख देती है। अस्पताल में शेन सी से पूछता है कि क्या उसने अपने घर वालों को अपनी हालत के बारे में बताया है। सी मना कर देती है और कहती है कि उसकी देखभाल के लिए जैन मौजूद है। ये सुनकर शेन मजाक में पूछ बैठता है कि कहीं जैन उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। सी तुरंत इनकार कर देती है। ये सुनकर शेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तभी गु अस्पताल पहुंच जाता है। वो सी और शेन को साथ देखकर फिर जलने लगता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और ठीक उसी समय जैन वहां पहुंच जाती है। माहौल बिगड़ता देख वो चुपचाप वहां से खिसक जाती है। शेन के जाने के बाद गु सी के पास आता है और उसकी चोट के बारे में पूछता है। सी हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंच गया, क्योंकि उसकी तो शादी होने वाली थी। तब गु साफ कह देता है कि उसे वो शादी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, इसलिए वो वहां से भाग आया। सी उसकी चिंता करने लगती है और कहती है कि जिस लड़की से उसकी शादी तय हुई थी वो एक बहुत बड़े आदमी की बेटी है। अगर उन्हें पता चल गया कि वो भाग गया है तो बड़ी मुसीबत हो सकती है। गु तुरंत उसे छेड़ते हुए कहता है कि लगता है उसे उसकी काफी फिक्र है। इसी बीच बाहर गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। गु जांच करने बाहर चला जाता है। उसके जाते ही शेन सी को भरोसा दिलाता है कि अगर कोई खतरा आया तो वो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन बाहर खड़ा गु ये सब सुन लेता है और दोनों को करीब देखकर नाराज होकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जैन सी को बताती है कि उसके बैग में रखी शाही मुहर गायब है। अब सी को एहसास होता है कि वो बेहद महत्वपूर्ण मुहर चोरी हो चुकी है। उधर गु दुखी होकर सुपरस्टार के साथ शराब पी रहा होता है। बाद में गु सी से माफी मांगने उसके कमरे में जाता है, लेकिन सी उससे मुहर के बारे में पूछ बैठती है। गु को लगता है कि वह उस पर चोरी का शक कर रही है। ये बात उसे बुरी तरह चोट पहुंचाती है और वो उदास होकर चला जाता है। दूसरी तरफ सी को ओडा की बेटी पर शक होने लगता है। उसे लगता है कि मुहर उसी ने चुराई होगी, इसलिए वो उससे तरह तरह के सवाल पूछती है, लेकिन वो बड़ी सफाई से सब बातों से बच निकलती है। इससे सी का शक और बढ़ जाता है। उधर सुपरस्टार पर एक और मुसीबत टूट पड़ती है। गु की मंगेतर के पिता ने उसके करियर को बर्बाद करने का फैसला कर लिया होता है। उसकी सारी फिल्में और शो रद्द करवा दिए जाते हैं, यहाँ तक कि लोग उसे पहचानना भी छोड़ देते हैं। उसकी जगह एक नई अभिनेत्री को नई सुपरस्टार कहा जाने लगता है। जब सुपरस्टार अपने पुराने असिस्टेंट को अपमानित होते देखती है तो उसका गुस्सा फूट पड़ता है। तभी शेन का बड़ा भाई वहां पहुंचता है और उसकी मदद करता है। वो उसके असिस्टेंट को अपने साथ नौकरी भी दे देता है। सुपरस्टार उसकी इस मदद से बहुत प्रभावित होती है। इधर सी अस्पताल से छुट्टी लेकर वापस मिलिट्री अकादमी लौट आती है, लेकिन गु को इसकी खबर नहीं होती। जब वो उसे लेने अस्पताल पहुंचता है और सी को वहां नहीं पाता तो गुस्से में अकादमी लौट जाता है। अकादमी पहुंचकर वो सबसे पहले ली को कमरे से बाहर फेंक देता है। फिर सी से शिकायत करता है कि उसने अस्पताल से निकलने की खबर उसे क्यों नहीं दी। वो ये भी पूछता है कि आखिर उसका और शेन का रिश्ता क्या है। सी बार बार कहती है कि उनके बीच कुछ नहीं है, लेकिन गु मानने को तैयार नहीं होता। वो जलन में शेन को रोबोट, बॉडीगार्ड और न जाने क्या क्या कहता रहता है। सी उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देती। तभी शेन आता है और सी को शिकारी की बेटी को एक सुरक्षित आश्रम में छोड़ने ले जाता है। दोनों बच्ची को वहां छोड़कर वापस लौटते हैं। ये देखकर गु की जलन और बढ़ जाती है। अब गु फैसला करता है कि अगर सी को शेन जैसा लड़का पसंद है तो वो भी शेन जैसा बनकर दिखाएगा। एक वेटर की सलाह के बाद
वो शेन की हर आदत कॉपी करना शुरू कर देता है। अगले दिन से वो बिल्कुल शेन की तरह चुप रहने लगता है। जिस तरह शेन चलता है उसी तरह चलता है। जो खाना शेन खाता है वही खाता है। यहाँ तक कि उसकी हर छोटी बड़ी हरकत की नकल करता है। पूरी अकादमी ये देखकर हैरान रह जाती है। सी भी उसकी हरकतें देखकर हंसने लगती है। लेकिन समस्या तब होती है जब वो शेन की तरह टमाटर खा लेता है, जबकि उसे टमाटर से एलर्जी होती है। कुछ ही देर में उसके चेहरे पर दाने निकल आते हैं और वो भागकर कमरे में छिप जाता है। सी उसके पीछे जाती है और पूछती है कि उसे क्या हुआ। तब गु गुस्से में कहता है कि सारी परेशानी उसी की वजह से हुई है। अगर वो शेन के पीछे न घूमती तो उसे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आखिरकार सी उसका मूड ठीक करने के लिए माफी मांग लेती है और कहती है कि उसे किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं है, वह जैसा है वैसा ही अच्छा है। ये सुनकर गु तुरंत खुश हो जाता है और कहता है कि अब जब उसने माफी मांग ली है तो उसके लिए खाना भी लेकर आए। सी सिर पकड़ लेती है, जबकि गु आईने में अपना चेहरा देखकर अब भी परेशान होता रहता है। अगले दिन सी और शेन दूर से सारी घटनाओं पर नजर रख रहे होते हैं। तभी शेन को शक होता है कि चोरी हुई चीज शायद ओडा की बेटी ने ली है, लेकिन सी तुरंत उसका बचाव करती है। वो कहती है कि उसकी दोस्त ऐसा कभी नहीं कर सकती और उस पर शक करने का कोई कारण नहीं है। उसी समय अकादमी में कमांडर सी को एक नया काम देता है। उसे मशहूर सुपरस्टार की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि जापानी दुश्मनों से खतरा अभी भी बना हुआ है। पहले तो सी ये काम लेने से मना करती है, लेकिन कमांडर के आदेश के आगे उसे मानना पड़ता है। मजे की बात यह होती है कि सुपरस्टार खुद भी जिद करती है कि उसे सिर्फ सी ही बॉडीगार्ड के रूप में चाहिए। दूसरी तरफ गु अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो खुद से कहता है कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, लेकिन जैसे ही वह सी को देखता है उसकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती है। कुछ समय बाद सुपरस्टार अपने एक रिश्तेदार से मिलने जाती है। वहीं सी की मुलाकात गु की छोटी बहन से होती है। दोनों पुरानी बातों को याद करते हैं, खासकर वो घटना जब सी ने उसे बचाने के लिए ली के सिर पर पत्थर मार दिया था। इस बात पर दोनों हंसते भी हैं और मजाक भी करते हैं। इसी दौरान ओडा की बेटी का भेजा हुआ एक हत्यारा सुपरस्टार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया जाता है। इसके बाद ओडा की बेटी खुद सी को एक बड़ा सच बताती है। वो स्वीकार करती है कि वो जापानी मूल की है। बचपन में उसकी माँ की मौत के बाद एक जापानी महिला ने उसे पाला था, इसलिए उसने अपनी पहचान छिपा कर रखी थी। सी ये सुनकर भी उससे नाराज नहीं होती और कहती है कि किसी के जापानी होने से वो बुरा इंसान नहीं बन जाता। लेकिन शेन को जब ये बात पता चलती है तो वो सी को चेतावनी देता है कि ओडा की बेटी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। सी फिर भी उसका पक्ष लेती है और कहती है कि उसकी दोस्त कभी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरी ओर ओडा की बेटी मन ही मन सोचती है कि सी उस पर बहुत भरोसा करती है, लेकिन अगर उसे उसकी असली सच्चाई पता चली तो सब बदल जाएगा। रात को कुछ लोग सी के ड्रिंक में नशीली दवा मिलाने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से वो ड्रिंक कोई और पी लेता है और सी बच जाती है। उसी समय सुपरस्टार पर फिर हमला होता है। सी और बाकी लोग तुरंत हरकत में आते हैं और हमलावरों को पीछे हटना पड़ता है। बाद में ये बात पुलिस केस बन जाती है और सुरक्षा और भी कड़ी कर दी जाती है। इसके बाद सुपरस्टार के लिए एक नई सुरक्षा टीम बनाई जाती है। सी, सॉन्ग और बाकी दोस्त उसकी सुरक्षा में लगाए जाते हैं। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि अगले दिन एक बेहद कीमती शाही खजाना और राजसी वस्तुएं नीलाम होने वाली है। सुपरस्टार सुझाव देती है कि सभी को वहां जाना चाहिए, क्योंकि मामला बेहद महत्वपूर्ण है। अगले दिन सभी नीलामी स्थल पर पहुंचते हैं। वहीं ओडा की बेटी और उसकी टीम भी मौजूद होती है। मौका देखकर कुछ लोग पुलिस वालों को बेहोश कर देते हैं और बिजली काट देते हैं। अंधेरे का फायदा उठाकर वे महंगी चीजें चुराने लगते हैं। सॉन्ग और उसके साथी भी वहां की हलचल देखकर चौंक जाते हैं। जब रोशनी वापस आती है तो माहौल पूरी तरह बदल चुका होता है। ओडा की बेटी बहाना बनाती है कि वो वहां अपने पारिवारिक बिजनेस के काम से आई थी, लेकिन उसके आसपास हो रही संदिग्ध गतिविधियां देखकर सी को पहली बार थोड़ा शक होने लगता है। उधर सुपरस्टार हमेशा की तरह मौके का फायदा उठाकर गु के करीब आने की कोशिश करती रहती है। कभी डरने का बहाना बनाती है तो कभी उसका हाथ पकड़ लेती है। सॉन्ग और बाकी लोग ये सब देखकर खूब मजे लेते हैं। इसी बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। ओडा की बेटी के लोग और दूसरी टीम आमने सामने आ जाते हैं। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। सी और उसके साथी बीच में फंस जाते हैं। ओडा की बेटी भागने की कोशिश करती है, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। पूरा नीलामी स्थल अफरातफरी में बदल जाता है। गोलियां चल रही होती हैं, लोग भाग रहे होते हैं और सी को एहसास होने लगता है कि वो जिस दोस्त पर आंख बंद करके भरोसा कर रही थी उसके बारे में शायद अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। किसी तरह गु, सी और सुपरस्टार वहां से बच निकलते हैं और एक होटल में छिप जाते हैं, लेकिन शेन अभी तक नहीं पहुंचा होता। सी उसकी चिंता करने लगती है
तभी शेन वहां पहुंचकर बताता है कि जापानी लोग उनका पीछा कर रहे हैं और ये जगह सुरक्षित नहीं है। उसकी बात खत्म भी नहीं होती कि दुश्मन हमला कर देते हैं। गु अकेले उनसे भिड़ जाता है और बाकी लोगों को निकल जाने के लिए कहता है। इसी दौरान ओडा की बेटी अचानक आकर शेन को बचा लेती है। वो उसे दूसरी जगह ले जाती है और भरोसा दिलाती है कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन असल में उसका प्लान सिर्फ शेन को जिंदा रखना और बाकी लोगों को मरवा देना होता है। जिस होटल में सी और बाकी लोग भेजे जाते हैं वहां पहले से ही हत्यारे छिपे होते हैं। रास्ते में शेन को उसकी बातों पर शक हो जाता है। जब वो उसके परिवार के बारे में सवाल करता है तो वो उलझ जाती है। शेन तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वापस लौट पड़ता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि सी, सॉन्ग और बाकी लोग सुरक्षित है। असल में मिस हू ने समय रहते उन्हें कमरे में जाने से रोक दिया था। उधर ओडा की बेटी अपने आदमी मिस्टर एक्स पर भड़क जाती है और उसे मार डालती है क्योंकि उसने शेन को भी निशाना बनाया था। हालांकि मरते समय मिस्टर एक्स उसे चेतावनी देता है कि उसके और शेन के रिश्ते की सच्चाई अगर बाहर आई तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। सभी लोग वापस अकादमी लौट आते हैं और नीलामी से बचाई गई चीजें कमांडर को सौंप देते हैं। सॉन्ग एक खास तोहफा अपने पास रख लेता है क्योंकि वो उसे सी की नकली बहन को देना चाहता है। जब सी ये सुनती है तो उसे समझ आ जाता है कि सॉन्ग सचमुच उसकी बहन वाले रूप को पसंद करने लगा है। उधर गु हमेशा की तरह सी के करीब आने की कोशिश करता रहता है लेकिन सी उसकी बातों को ज्यादा महत्व नहीं देती। वहीं सॉन्ग बार बार सी की बहन से मिलने जाता है। यहाँ तक कि वो अपने दोस्त से ये भी पूछ बैठता है कि कहीं उसे लड़कों में दिलचस्पी तो नहीं है, क्योंकि वो सी के प्रति अपनी भावनाओं को लेकर खुद ही उलझा हुआ होता है। कुछ दिनों बाद सुपरस्टार एक बड़ी पार्टी रखती है। सभी को उसमें आना पड़ता है। पार्टी में शेन शराब नहीं पीता इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन गू से चिढ़ाने के लिए कह देता है कि असली मर्द तो शराब पीते हैं। ये सुनकर शेन जिद में आ जाता है और पीना शुरू कर देता है। नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर बाद उसकी हालत खराब हो जाती है और वो बुरी तरह नशे में धुत हो जाता है। सुपरस्टार इतनी ज्यादा शराब पी लेती है कि सड़क पर ही गिर जाती है। मजबूरी में गू उसे घर छोड़ने निकलता है। दूसरी तरफ सॉन्ग जैन को छोड़ने जाता है और सी नशे में धुत शेन को उसके कमरे तक पहुंचाती है। तभी शेन का रूममेट बताता है कि उसे शराब से एलर्जी है और अब पूरी रात उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। सी पूरी रात शेन के पास बैठी रहती है और वही सो जाती है। जब शेन को होश आता है तो वो सी को अपने पास सोया देख घबरा जाता है और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकलता है। अगले दिन से शेन सी से दूरी बनाने लगता है। वो उसे देखते ही रास्ता बदल लेता है। सी समझ नहीं पाती कि अचानक ऐसा क्या हो गया। ट्रेनिंग के दौरान भी शेन का ध्यान भटका रहता है। जब उसका और सी का मुकाबला होता है तो वो पूरी तरह असावधान हो जाता है और सी उसे आसानी से हरा देती है। बाद में क्लिनिक में शेन सी से पूछता है कि क्या गु सच में उसे पसंद करता है। सी हंसकर कहती है कि गु की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शेन थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन उसके मन की उलझन पूरी तरह खत्म नहीं होती। इधर सॉन्ग फिर से सी की बहन से मिलने पहुंचता है। मजबूरी में सी दोबारा लड़की का रूप धारण करती है। सॉन्ग उसे वो खास तोहफा देता है और अपने दिल की भावनाएं जाहिर करने की कोशिश करता है। अब सी को पूरा यकीन हो जाता है कि सॉन्ग उससे नहीं बल्कि उसकी नकली बहन से प्यार करने लगा है। उधर शेन की मुलाकात ओडा और उसकी बेटी से होती है। वही उसे पता चलता है कि ओडा की बेटी सिर्फ जापानी नहीं बल्कि जापानी संगठन की असली नेता है। ये सच जानकर शेन बुरी तरह टूट जाता है। उसे याद आता है कि उसके परिवार और दोस्तों के खिलाफ जितनी भी साजिशें हुई उनके पीछे यही लोग थे। वो साफ कह देता है कि अब वे कभी दोस्त नहीं रह सकते और आज से वो उसकी दुश्मन है। इसके बाद छुट्टी के दिन सॉन्ग फिर सी की बहन को बाहर ले जाता है। दोनों एक नाटक देखने पहुंचते हैं। संयोग से नाटक की मुख्य अभिनेत्री घायल हो जाती है। तब आयोजक सी से मदद मांगते हैं क्योंकि वो बचपन में अभिनय कर चुकी होती है। मजबूरी में सी मंच पर जूलियट का किरदार निभाने के लिए तैयार हो जाती है। जब नाटक शुरू होता है तो सॉन्ग उसे मंत्रमुग्ध होकर देखता है। तभी वहां शेन भी पहुंच जाता है। पहली बार वो सी को लड़की के रूप में देखता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नाटक खत्म होने के बाद वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन सी समय रहते छिप जाती है। बाद में शेन पूछताछ करता है मगर उसे यही बताया जाता है कि वो सी की बहन थी। इस वजह से उसका शक फिर दूर हो जाता है। वापसी के समय सॉन्ग एक लड़के को पुलिस से बचाता है। तब पता चलता है कि वो उसका छोटा भाई है जो 21 ट्रीटी के खिलाफ पोस्टर लगा रहा था। सी उसकी मदद करती है और उसे पैसे भी देती है। इससे सॉन्ग फिर भावुक हो जाता है। रात को जब सॉन्ग सी की बहन को हॉस्टल छोड़ता है तभी गु वहां पहुंच जाता है। सॉन्ग उसे उस लड़की से मिलवाता है और बताता है कि वो सी की बहन है। गु ऊपर से तो सामान्य व्यवहार करता है, लेकिन उसे सब सच पता होता है। बाद में वो असली रूप में लौटी सी को पकड़कर सीधे अकादमी ले जाता है और डांटता है कि वो रात में
अकेले बाहर क्यों घूम रही थी। अगले दिन सुपरस्टार को पता चलता है कि गु का जन्मदिन है। संयोग से उसी दिन उसका भी जन्मदिन होता है। वो गु को अपनी पार्टी में बुलाती है, लेकिन गु मना कर देता है क्योंकि उसने अपने जन्मदिन पर सी के साथ समय बिताने की योजना बना रखी होती है। गु सी को स्केटिंग कराने ले जाता है। दोनों कुछ समय साथ बिताते हैं और गु बहुत खुश होता है। लेकिन अचानक सी को कुछ याद आता है और वो उसे अकेला छोड़कर वापस अकादमी चली जाती है। गु वहीं बैठा रह जाता है। कोई उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं भी नहीं देता। आखिर में वो खुद ही खुद को जन्मदिन की बधाई देता है। लेकिन सी अचानक शेन के पास चली जाती है। वहाँ वो शेन को अखबार दिखाकर बताती है कि ओडा की बेटी असल में जापानी संगठन की बड़ी नेता है। लेकिन शेन कहता है कि उसे ये सच्चाई पहले से पता है। ये सुनकर सी हैरान रह जाती है, जबकि दूसरी तरफ अकेला बैठा गु उदास होकर स्केटिंग करता रहता है। इसी बीच सी को पता चलता है कि उस दिन गु का जन्मदिन था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो तुरंत एक सेब में मोमबत्ती लगाकर उसके पास जाती है और माफी मांगती है। पहले तो गु नाराज रहता है, लेकिन जब सी जाने लगती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, सेब लेता है और आखिरकार उसका जन्मदिन मनाता है। ये देखकर सी भी खुश हो जाती है। अगले दिन भी गु थोड़ा नाराज रहता है। तभी ली फिर सी को परेशान करने लगता है। गु ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और आकर ली की पिटाई कर देता है। जब ली गु के पिता के बारे में गलत बातें कहता है तो गु उसे दोबारा मार देता है। उसी समय 21 ट्रीटी को लेकर हालात और गंभीर हो जाते हैं। सॉन्ग का छोटा भाई आंदोलन में शामिल होने की वजह से मुश्किल में पड़ जाता है। सॉन्ग परेशान होकर सी से मदद मांगता है। उसे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वो ठीक से बता भी नहीं पाता कि कितने पैसे चाहिए। सी तुरंत उसकी मदद के लिए जैन के पास जाती है और जैन बिना कोई सवाल पूछे अपनी सारी बचत उसे दे देती है। दूसरी तरफ ओडा की बेटी को पता चलता है कि उसके पिता ने शेन को मरवाने के लिए लोगों को भेजा है। वो उनसे बहस करती है और शेन को नुकसान न पहुंचाने की विनती करती है, लेकिन उसका पिता नहीं मानता। इसी बीच मिस्टर एक्स और उसके लोग शेन पर हमला कर देते हैं। शेन बहादुरी से लड़ता है, लेकिन हथियारों से लैस दुश्मनों के सामने बुरी तरह घायल हो जाता है। जब ओडा की बेटी को समझ आता है कि उसके पिता किसी की नहीं सुनेंगे, तो वो गुस्से में एक बड़ा फैसला लेती है। वो अपने ही पिता ओडा को मार देती है और पूरे संगठन के सामने घोषणा करती है कि अब से वही नई नेता है। उधर घायल शेन को सी अस्पताल पहुंचाती है। उसकी हालत गंभीर होती है और वहाँ कोई अच्छा डॉक्टर भी नहीं होता। मजबूरी में सी ओडा की बेटी के पास मदद मांगने जाती है। पहले तो वो गुस्सा करती है, लेकिन जैसे ही उसे शेन की हालत का पता चलता है, वो तुरंत एक बेहतरीन जापानी डॉक्टर को बुला लाती है। डॉक्टर सफल ऑपरेशन करके शेन की जान बचा लेता है। हालांकि सी उसे साफ कह देती है कि एक बार मदद कर देने से उसके पुराने गुनाह माफ नहीं हो जाते। जवाब में ओडा की बेटी भी कहती है कि उसे किसी की माफी नहीं चाहिए। उसके लिए सिर्फ शेन की जान मायने रखती है, बाकी सभी लोग उसके लिए महत्वहीन है। जब अकादमी में सभी को शेन पर हुए हमले की खबर मिलती है तो हर कोई चिंतित हो जाता है, लेकिन गुस सबसे ज्यादा इसलिए परेशान होता है क्योंकि शेन की देखभाल सी कर रही होती है। वो अस्पताल जाने ही वाला होता है कि उसे उसके पिता बुला लेते हैं। गु अपने पिता से मिलता है और पहली बार उन्हें पूरी तरह टूटा हुआ देखता है। उसके पिता बताते हैं कि 21 ट्रीटी लागू होने वाली है और देश पर जापानी प्रभाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि उपराष्ट्रपति होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे। वे गु से कहते हैं कि वो अपनी बहन को लेकर सुरक्षित जगह चला जाए क्योंकि आगे बहुत बड़ा संघर्ष होने वाला है। उधर शेन को होश आ जाता है। सी उसे बताती है कि उसकी जान बचाने के लिए उसे ओडा की बेटी से मदद लेनी पड़ी। ये सुनकर शेन नाराज हो जाता है। वो कहता है कि सी को अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए थी, लेकिन सी जवाब देती है कि उस समय उसके लिए सबसे जरूरी शेन की जान बचाना था। ये सुनकर शेन भावुक हो जाता है। बाहर खड़ा गु ये सारी बातें सुन लेता है। जब उसे एहसास होता है कि सी शेन के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकती है तो उसका दिल टूट जाता है। फिर वो सी से मिलने जाता है और बताता है कि वो अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रहा है। साथ ही वो उसे चेतावनी देता है कि उसके जाने के बाद ली जैसे लोग फिर उसे परेशान कर सकते हैं, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। सी ये सुनकर चौंक जाती है। उसे महसूस होता है कि गु कुछ अलग तरह से विदा ले रहा है, जैसे शायद वे दोबारा न मिले। गु से अलविदा कहकर वहाँ से चला जाता है, जबकि सी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। गु के जाने के बाद सी काफी उदास रहने लगती है। उधर सॉन्ग अपने छोटे भाई को जेल से छुड़ाने की कोशिश में लगा होता है। दूसरी तरफ गु अपनी छोटी बहन को समझाता है कि उनके पिता को कुछ नहीं होगा और वो हमेशा उसके साथ रहेगा। उधर सुपरस्टार अपने शूटिंग सेट पर पहुंचती है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उसे फिल्म से निकाल दिया गया है। उसकी जगह दूसरी अभिनेत्री को ले लिया गया है। वो पलटकर ऐसा जवाब देती है कि सामने वाली की बोलती बंद हो जाती है और वहां से निकल जाती है। सी जब अस्पताल में शेन से मिलने जाती है तो पता चलता है कि उसे पहले ही घर ले जाया गया है। बाहर निकलते समय
वो लोगों को गु के पिता को गद्दार कहकर विरोध करते देखती है। तभी उसे याद आता है कि खुद मुसीबत में होने के बावजूद गु हमेशा उसकी सुरक्षा की चिंता करता रहा। ये सोचकर वो भावुक हो जाती है। इसी बीच अकादमी में कुछ छात्र गु के पिता से नाराज होकर गु का सारा सामान बाहर निकाल देते हैं और उसे जलाने का फैसला करते हैं। सी उन्हें रोकने की कोशिश करती है। वो सामान के ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि गु का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन गुस्साई भीड़ उसकी बात नहीं सुनती और पेट्रोल छिड़क देती है। तभी गु वापस लौट आता है। असल में वो अपने परिवार के साथ जाने वाला था, लेकिन सी को खतरे में छोड़ नहीं पाया। वो आते ही सभी को रोक देता है और कहता है कि अगर किसी को गुस्सा है तो उस पर निकाले, सी को नहीं। उसके आते ही सभी लोग डरकर पीछे हट जाते हैं। जब सी पूछती है कि वो वापस क्यों आया, तो गु उसे वो तस्वीर दिखाता है जिसे बचाने के लिए सी अपनी जान तक जोखिम में डाल रही थी। ये देखकर गु भावुक हो जाता है। आखिरकार वो अपने दिल की बात कह देता है। वो स्वीकार करता है कि उसे सी से प्यार है और वो उसे किसी और के साथ देखकर जलता है। इतना कहकर वो सी को गले लगा लेता है। सी ये सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। दूसरी तरफ शेन के बड़े भाई को शक होता है कि ओडा की मौत के पीछे उसकी बेटी का हाथ है। वो शेन को सावधान रहने के लिए कहता है। साथ ही वो सी की तारीफ भी करता है और कहता है कि वो सच्ची दोस्त साबित हुई है। उधर सॉन्ग फिर सी से मिलने आता है। वो माफी मांगता है कि मुश्किल समय में उसकी मदद नहीं कर पाया। सी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वो वहां होता तो जरूर उसकी रक्षा करता, लेकिन उसे महसूस होता है कि सॉन्ग अभी भी कोई बड़ी बात छिपा रहा है। अगली सुबह सी उठती है तो उसे गु के कई खत मिलते हैं। कहीं उसने उसके लिए गर्म पानी तैयार किया होता है, कहीं ब्रश पर पहले से पेस्ट लगाया होता है और कहीं उसके जूते पॉलिश करके रखे होते हैं। हर खत में गु अपने प्यार का इजहार कर रहा होता है। सी ऊपर से नाराज होने का नाटक करती है, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कैंटीन में भी गु उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो उसके लिए खाना लाता है, पानी देता है और हर समय उसके आसपास मंडराता रहता है। बाकी छात्र ये सब देखकर हैरान होते हैं, जबकि सी शर्म से परेशान हो जाती है। क्लास में भी गु लगातार उसे परेशान करता रहता है। कमांडर गुस्से में उसे बाहर खड़ा कर देता है, लेकिन बाहर खड़े होकर भी वो सी को इशारे करता रहता है। आखिरकार सी भी बाहर भेज दी जाती है। वहाँ गु रोमांटिक बातें शुरू कर देता है तो सी गुस्से में उसे लात मार देती है। गु के प्रपोज करने के बाद वो हर समय सी के पीछे घूमता रहता है और उससे जवाब मांगता है, लेकिन सी उसे लगातार नजरअंदाज करती रहती है। इसी बीच वो सॉन्ग को देखती है, जो पहले से भी ज्यादा थका और परेशान लग रहा होता है। सी उससे बार बार पूछती है कि क्या बात है, लेकिन सॉन्ग अपने भाई के जेल में होने की सच्चाई उससे छिपा लेता है। दूसरी तरफ सुपरस्टार अपनी नई फिल्म की शूटिंग पर पहुंचती है। वहाँ दूसरी अभिनेत्री उसे बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करती है। आखिरकार सुपरस्टार अपना गुस्सा निकालती है और सीन के बहाने उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। उसकी एक्टिंग इतनी शानदार होती है कि डायरेक्टर भी उसकी तारीफ करने लगता है। इसके बाद वो सीधे मिलिट्री अकादमी जाने का फैसला करती है, क्योंकि उसके मन में अब भी गु ही बसा हुआ है। उधर गुसी के लिए अकादमी में एक बड़ा रोमांटिक सरप्राइज तैयार करता है। रात में मोमबत्तियां, पियानो और आतिशबाजी के बीच वो सबके सामने हैप्पी बर्थडे सी कहकर अपने प्यार का इजहार करता है। सी समझ जाती है कि ये सीधा प्रपोजल है, लेकिन वो शर्म और गुस्से से वहां से चली जाती है। वहीं सुपरस्टार ये देखकर टूट जाती है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि गु का दिल किसी और के लिए धड़कता है। इसके बाद पूरे अकादमी में चर्चा शुरू हो जाती है। हर कोई सी को देखकर उसी प्रपोजल की बात करता है। सी इतनी शर्मिंदा हो जाती है कि कैंटीन तक में चैन से नहीं बैठ पाती। गु उसके पीछे पीछे घूमकर सफाई देता है कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि सी ने उसके पहले वाले इजहार का कोई जवाब नहीं दिया था। बातों बातों में सी गुस्से में कह देती है कि अगर वो इस तरह उसके पीछे पड़ा रहा तो लोग उसके लड़की होने पर शक करने लगेंगे। ये बात ली भी सुन लेता है, हालांकि वो पूरी तरह समझ नहीं पाता, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो जाता है। उधर ओडा की बेटी सी के बारे में पूरी जांच करवा लेती है और उसे पता चल जाता है कि सी असल में लड़की है, जो लड़के का भेष बनाकर मिलिट्री अकादमी में पढ़ रही है। अब वो इस राज का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने की योजना बनाने लगती है। इसी बीच शेन को भी छुट्टी के बाद अकादमी की सारी बातें पता चलती है। उसके दोस्त बताते हैं कि गु ने सबके सामने सी को प्रपोज कर दिया है। ये सुनकर शेन चौंक जाता है, लेकिन अपनी भावनाओं को छिपा लेता है। दूसरी तरफ ली कमांडर के पास जाकर सी का सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि कमांडर पहले से ही सी की सच्चाई जानता है और उसे बचा रहा है, इसलिए उसकी शिकायत का कोई असर नहीं होता। फिर शेन को आखिरकार ये सच पता चल जाता है कि सी वास्तव में लड़की है। अब उसे सी की कई पुरानी बातें समझ आने लगती है। इसके बाद जब वो सी को उसकी बहन के रूप में देखता है तो जानबूझकर उसे छेड़ता है। सी घबरा जाती है और सोचती है कि कहीं उसका भेद खुल तो नहीं गया,
लेकिन शेन फिलहाल उससे कुछ नहीं कहता। शेन बाद में सी को अपने घर खाने पर बुलाता है और उसके भाई को भी साथ लाने को कहता है। सी समझ जाती है कि अब झूठ को संभालना और मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसके पास मना करने का कोई रास्ता नहीं बचता। उधर अकादमी में एक नया मामला खड़ा हो जाता है। कई छात्रों के पैसे चोरी होने लगते हैं। सभी मिलकर चोर को पकड़ने की योजना बनाते हैं। ली इस मौके का फायदा उठाकर सी के कमरे की तलाशी लेना चाहता है ताकि उसके लड़की होने का सबूत ढूंढ सके, लेकिन सी उसे बता देती है कि उसके कमरे में घुस हो रहा है। ये सुनते ही ली डरकर पीछे हट जाता है। तलाशी के दौरान सॉन्ग के कमरे से बड़ी रकम मिलती है। सभी छात्र उस पर चोरी का शक करने लगते हैं। सॉन्ग बार बार कहता है कि ये उसके अपने मेहनत के पैसे हैं, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। तभी अचानक गु वहां पहुंच जाता है। उसके आते ही सब चुप हो जाते हैं। गु आकर सबको रोक देता है और कहता है कि वो पैसे उसी ने सॉन्ग को दिए थे। हालांकि किसी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन सॉन्ग फिलहाल बच जाता है। बाद में सी उससे अकेले में पूछती है कि सच क्या है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि गु ने पैसे नहीं दिए, लेकिन सॉन्ग फिर भी कुछ नहीं बताता। रात में गु खुद सॉन्ग से बात करता है। वो कहता है कि अगर उसे किसी भी तरह की परेशानी है तो वो खुलकर बताए। पैसे चाहिए हो या किसी से झगड़ा हो, वो हर मदद करेगा। लेकिन सॉन्ग फिर भी सच्चाई छिपा लेता है। तब गु उसे बताता है कि उसकी चुप्पी से सी परेशान हो रही है, और सी परेशान होती है तो उसे भी बुरा लगता है। उधर शेन के बड़े भाई अपने पिता के साथ सुपरस्टार के घर जाकर उसकी सगाई आधिकारिक रूप से खत्म कर देते हैं। सुपरस्टार के पिता इस फैसले से बहुत नाराज होते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं। बाद में शेन का भाई सुपरस्टार को फोन करके उसका हाल पूछता है। ऊपर से वो सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर काफी टूट चुका होता है। अगले दिन कैंटीन में सॉन्ग सी से नोट्स मांगता है। तभी गु भी उसके पास बैठने आता है, लेकिन उससे पहले शेन आकर सी के बगल में बैठ जाता है। दोनों के बीच हल्की फुल्की प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। शेन खुलकर सी का पक्ष लेता है, जबकि गु अंदर ही अंदर जलता रहता है। इसी दौरान ली फिर सी को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन सी उसे सबके सामने गिरा देती है। ये देखकर गु और शेन दोनों खुश हो जाते हैं, जबकि ली अपमानित होकर वहां से चला जाता है। बाद में गु सी को मनाने के लिए एक मजेदार हरकत करता है। वो कागज के रॉकेट बनाकर उसकी तरफ उड़ाता है, लेकिन वो कागज वही नोट्स होते हैं जो सी ने शेन को देने के लिए तैयार किए थे। सी गुस्सा हो जाती है। गु पहले माफी मांगने का नाटक करता है, फिर सारे कागज उठाकर भाग जाता है। सी उसके पीछे दौड़ पड़ती है। दोनों की ये नोकझोंक देखकर साफ पता चलता है कि उनके बीच की दूरी अब पहले जैसी नहीं रही। इसके बाद सी शेन से मिलने जाती है और नोट्स खराब होने के लिए माफी मांगती है। बातचीत के दौरान शेन फिर उसकी बहन की बात छेड़ देता है। वो पूछता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। जब सी कहती है कि शायद नहीं, तब शेन मुस्कुराकर कहता है कि उसे उसकी बहन पहली नजर में पसंद आ गई थी और वो उसे प्रपोज करना चाहता है। ये सुनते ही सी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो जानती है कि वो बहन असल में खुद वही है। वो किसी तरह अपनी घबराहट छिपाने की कोशिश करती है, जबकि शेन मजे लेकर उसकी प्रतिक्रिया देखता रहता है। दूसरी तरफ गु, सी और उनके दोस्त सॉन्ग का पीछा करते हैं, क्योंकि उन्हें शक होता है कि वह कोई राज छिपा रहा है। आखिरकार वे देखते हैं कि सॉन्ग एक गैरकानूनी बॉक्सिंग क्लब में लड़ाई लड़ रहा है। वहां उसका बिल्कुल अलग रूप सामने आता है। शांत और सीधा साधा दिखने वाला सॉन्ग रिंग में बेहद खतरनाक फाइटर बन जाता है। मैच खत्म होने के बाद वो सच बता देता है। उसका छोटा भाई जेल में है और उसे छुड़ाने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। इसी वजह से उसने उस क्लब के मालिक से पैसे लेकर 2 साल तक लड़ने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। ये सुनकर गु गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि इतनी छोटी रकम के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं थी। फिर वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पुलिस से पूरे गैरकानूनी क्लब पर छापा डलवा देता है। क्लब बंद होने के बाद मालिक गु से मिलने आता है। वो कहता है कि अगर सॉन्ग अपना 2 साल वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता है तो उसे एक आखिरी मुकाबला लड़ना होगा। ये एक जिंदगी या मौत वाला मैच होगा। अगर वो जीत गया तो आजाद हो जाएगा, लेकिन हारने पर उसकी जान भी जा सकती है। गु इस शर्त का विरोध करता है, लेकिन सॉन्ग अपने भाई के लिए ये चुनौती स्वीकार कर लेता है। इसके बाद सी, गु, शेन और बाकी दोस्त फैसला करते हैं कि वे सॉन्ग को इस खतरनाक मुकाबले के लिए तैयार करेंगे। अगले कई दिनों तक वे उसे कड़ी ट्रेनिंग देते हैं। इसी बीच शेन सी की बहन से मिलने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ बाहर ले जाता है। वो पूरा थिएटर बुक कर लेता है और उसके साथ अकेले नाटक देखता है। दूसरी तरफ सॉन्ग वहां पहुंचकर दोनों को साथ देख लेता है और चुपचाप दुखी होकर लौट जाता है। उधर गु और सीली को सबक सिखाने के लिए जाल बिछाते हैं। वे जानबूझकर ऐसी बातें करते हैं कि ली को लगे सी के कमरे में कोई बड़ा राज छिपा है। रात में ली चोरी छिपे उसके कमरे की तलाशी लेने पहुंच जाता है। तभी गु और सी उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
वे उसकी तस्वीरें खींच लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर उसने फिर ऐसी हरकत की तो पूरा अकादमी उसका मजाक उड़ाएगा। डरा हुआ ली वहां से भाग जाता है। रात को सॉन्ग अकेले ही मौत वाले मुकाबले के लिए निकलने की कोशिश करता है ताकि उसके दोस्तों को कोई खतरा न हो, लेकिन बाहर पहुंचते ही वो देखता है कि गु, सी, शेन और बाकी सभी पहले से उसका इंतजार कर रहे हैं। वे साफ कह देते हैं कि वो इस लड़ाई का सामना अकेले नहीं करेगा। क्लब का मालिक उसके सामने एक खतरनाक चैंपियन उतारता है। सबको लगता है कि सॉन्ग के लिए उसे हराना नामुमकिन होगा, लेकिन सॉन्ग पूरी ताकत से लड़ता है। शुरुआत में उसे काफी चोट लगती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। आखिरकार वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हरा देता है, लेकिन मुकाबले के दौरान सामने वाला बुरी तरह घायल होकर मर जाता है। जीत तो सॉन्ग की होती है, मगर वो इस घटना से अंदर तक हिल जाता है। मुकाबले के बाद सभी दोस्त उसके साथ लौटते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और कहती है कि अगर कोई परेशानी है तो बाहर सुलझाओ, यहाँ हंगामा नहीं होगा। उसी दौरान अकादमी के छात्रों को एक नया मिशन मिल जाता है। उन्हें एक खतरनाक ड्रग डीलर और उसके नेटवर्क का पता लगाना होता है। कमांडर साफ कह देता है कि अगर वे ये केस नहीं सुलझा पाए तो उन्हें अकादमी से निकाल भी दिया जा सकता है। सभी छात्र जांच शुरू कर देते हैं। सुराग जुटाने के दौरान पता चलता है कि ड्रग डीलर जल्द ही देश छोड़कर भागने वाला है। कुछ लोग सीधे उसके ठिकाने पर हमला करने की सलाह देते हैं, लेकिन गुस समझाता है कि ऐसा करना खतरनाक होगा क्योंकि वहाँ पुलिस स्टेशन भी पास में है। इसके बाद एक नई योजना बनाई जाती है। पता चलता है कि ड्रग डीलर एक होटल में छिपा हुआ है। गु और उसके साथी चालाकी से वहां पहुंचते हैं। दूसरी तरफ अपराधियों ने भी अपनी सुरक्षा के लिए बम लगा रखे होते हैं। योजना के दौरान अचानक धमाका हो जाता है और एक संदिग्ध व्यक्ति मारा जाता है। इससे पूरा मामला और उलझ जाता है। इसी बीच गु पुलिस को गुमराह करने के लिए एक और चाल चलता है। वो बॉक्सिंग क्लब के मालिक को फोन करके पुलिस स्टेशन बुलवा देता है ताकि असली अपराधियों का ध्यान भटक जाए। उधर सी और बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में सुराग ढूंढते रहते हैं। जांच आगे बढ़ती है तो टीम एक संदिग्ध आदमी को पकड़ लेती है। उससे पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि वो पूरे गिरोह का बड़ा सदस्य है, लेकिन उससे पूरी जानकारी निकलने से पहले ही उसके साथी हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं। हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। चारों तरफ गोलियां चलने लगती है। गु, सी, सॉन्ग और बाकी छात्र किसी तरह खुद को बचाते हैं। तभी कमांडर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और सभी को सुरक्षित निकाल लेता है। वो गुस्से में छात्रों को डांटता है कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी। इसके बाद कमांडर खुद ऑपरेशन संभाल लेता है। पूरी टीम पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां से अपराधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू किया जाता है। अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार कमांडर पहले से तैयार होता है। जल्द ही सच सामने आ जाता है कि कुछ पुलिस वाले भी अपराधियों के साथ मिले हुए थे। कमांडर उनकी चाल समझ लेता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि असली अपराधियों को जिंदा पकड़ना है। इसके बाद जबरदस्त मुठभेड़ होती है। कई अपराधी मारे जाते हैं और बाकी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। ऑपरेशन सफल होने के बाद गु और उसके दोस्त राहत की सांस लेते हैं। कमांडर उनकी बहादुरी की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी देता है कि आगे का रास्ता और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। कमांडर और उसकी टीम ड्रग डीलर के पूरे नेटवर्क को पकड़ने में सफल हो जाती है, लेकिन जब वे वापस मिलिट्री अकादमी लौटते हैं तो हेड कमांडर उन सबको जमकर डांटता है। उसका कहना होता है कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर पूरा मामला और मुश्किल बना दिया। तभी दूसरा कमांडर उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है और सारी जिम्मेदारी खुद पर ले लेता है। वो छात्रों से कहता है कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि सब कुछ उसने किया था। ये देखकर सभी उसके लिए सम्मान महसूस करते हैं। उधर सुपरस्टार अपनी नई फिल्म की आखिरी शूटिंग कर रही होती है। फिल्म का हीरो अचानक नहीं आता क्योंकि वो अपने बीमार पालतू कुत्ते के लिए विदेश चला गया होता है। ऐसे में सुपरस्टार गु को पकड़कर सेट पर ले आती है और डायरेक्टर से उसे हीरो की जगह इस्तेमाल करने के लिए कहती है। पहले तो गु मना करता है, लेकिन जब उसकी तारीफ की जाती है तो वो मान जाता है और शूटिंग पूरी हो जाती है। शूटिंग खत्म होने के बाद पार्टी होती है। सुपरस्टार काफी शराब पी लेती है और गु से उसे घर छोड़ने की जिद करती है। गु किसी तरह उसे घर पहुंचाता है। वहीं सुपरस्टार एक बार फिर अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन गु साफ कह देता है कि वो उसे सिर्फ एक अच्छी दोस्त मानता है। वो पहले ही किसी और से प्यार करता है। ये सुनकर सुपरस्टार का दिल टूट जाता है और वह उसे वहां से जाने के लिए कह देती है। दूसरी तरफ जैन सी को एक पार्टी में ले जाती है। वहां नकाब पहनकर शैन उसके साथ डांस करता है और इशारों में बता देता है कि वो उसकी सच्चाई जान चुका है। सी घबरा जाती है और वहां से निकल जाती है। अब उसे डर सताने लगता है कि कहीं शेन को उसके लड़की होने का राज पता तो नहीं चल गया। अगले दिन शेन सी की बहन से मिलने की बात करता है और उसे पसंद करने का इशारा भी देता है। सी की मुश्किल और बढ़ जाती है क्योंकि वह जानती है कि वो बहन असल में वही खुद है।
दूसरी तरफ सॉन्ग भी उसी बहन के लिए फूल लेकर पहुंच जाता है। अब सी पूरी तरह उलझ जाती है। एक तरफ गु उसे पसंद करता है, दूसरी तरफ शैन और सॉन्ग भी उसकी नकली पहचान से प्यार करने लगा है। वो जैन से सलाह मांगती है। काफी सोचने के बाद उसे एहसास होता है कि उसके दिल में सबसे ज्यादा जगह गु के लिए है, जबकि शैन उसके लिए बड़े भाई जैसा है। इसी दौरान कमांडर सी को बुलाकर बताता है कि पूरे अकादमी में उसके और गु के रिश्ते को लेकर अफवाहें फैल रही है, इसलिए उसे कमरा बदलना होगा। मजबूरी में सी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती है। जब गु वापस आता है तो उसे पता चलता है कि सी कमरा बदल चुकी है। वो घबरा जाता है और पूरे अकादमी में उसे ढूंढने लगता है। आखिरकार सॉन्ग उसे बताता है कि सी अब दूसरे कमरे में रहती है। गु उससे पूछता है कि क्या ये सब शेन की वजह से हुआ, लेकिन सी कहती है कि उसने खुद ये फैसला लिया है ताकि लोगों की बातें बंद हो सके। ये सुनकर गु बहुत दुखी हो जाता है। इसके बाद सी भी महसूस करती है कि गु उससे दूरी बनाने लगा है। उसी दौरान उसे गु का खोया हुआ बटन और उससे जुड़ी यादें मिलती है। वो समझने लगती है कि गु उसके लिए कितना मायने रखता है। इधर ओडा की बेटी को मारने के लिए एक बम धमाका कराया जाता है, लेकिन वो पहले ही जगह बदल चुकी होती है और बच जाती है। जांच में उसे पता चलता है कि इसके पीछे मिस हु का हाथ है। बदला लेने के लिए वो मिस हु से जुड़े लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जैन का अपहरण हो जाता है। सी बिना किसी को बताए उसे बचाने निकल पड़ती है। वो दुश्मनों के अड्डे में घुस जाती है, भेष बदलती है, लड़ती है और कई खतरनाक लोगों को हराकर आखिरकार जैन को बचा लेती है। लेकिन इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाती है। उधर जब गु को पता चलता है कि सी गायब है तो वो पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ता है। वो हर जगह उसकी तलाश करता है, यहाँ तक कि पुलिस की मदद लेने के लिए इनाम तक घोषित कर देता है। पूरी रात वो उसे खोजता रहता है और खुद को दोष देता है कि जरूरत के समय वो उसकी मदद नहीं कर पाया। आखिरकार सी अपहरणकर्ताओं से बचकर घर लौट आती है। जब उसे पता चलता है कि गु पूरी रात उसे खोजता रहा तो वो तुरंत उसे ढूंढने निकलती है। दूसरी तरफ गु भी अब तक उसकी तलाश में भटक रहा होता है। आखिर दोनों आमने सामने आ जाते हैं। सी को सुरक्षित देखकर गु की आंखों में राहत और खुशी साफ दिखाई देती है। वो कुछ बोल नहीं पाता, बस उसे देखकर मुस्कुरा देता है। सी गु को बेहोश हालत में घर ले आती है। होश आने पर गु सबसे पहले उससे पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। सी उसे खाना खिलाती है, क्योंकि वो काफी समय से ठीक से खाया नहीं था। हमेशा की तरह गु माहौल हल्का करने के लिए मजाक करता है। फिर वो सी से पूछता है कि उसका अपहरण करने वालों के बारे में कुछ पता चला या नहीं। सी बताती है कि उसने अपहरणकर्ताओं को पीटकर पूछताछ की थी और उन्होंने बताया कि कुछ जापानी लोगों ने उसे मरवाने के लिए भेजा था। इसी दौरान शेन वहां पहुंच जाता है। वो सी की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित होता है। सी के माता पिता उससे मिलते हैं और उसकी पहचान जानकर घर के अंदर बुला लेते हैं, लेकिन सी की माँ साफ कह देती है कि उसे गु ज्यादा पसंद है। ये सुनकर सी अंदर ही अंदर खुश हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में भी गु के लिए ही भावनाएं हैं। बाद में शेन और सी अकेले बात करते हैं। सी पूछती है कि उसे कब से पता है कि वो लड़की है। शेन बताता है कि उसे काफी समय से ये सच मालूम है। फिर वो कहता है कि जापानी लोग अब सी के परिवार तक पहुंच चुके हैं, इसलिए उसके लिए यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। वो उसे परिवार को सुरक्षित जगह भेजने और वापस मिलिट्री अकादमी लौटने की सलाह देता है। अगले दिन गु, शेन और सी उस लड़के से मिलने जाते हैं जिसे सी ने पहले बचाया था। वो बताता है कि वह एक रूसी चित्रकार का सहायक था। चित्रकार की मौत के बाद जापानी लोग एक रहस्यमयी डायरी की तलाश में उसके पीछे पड़ गए। उनका मानना है कि उस डायरी में किसी बेहद कीमती जगह का राज छिपा है। वे लोग उस चित्रकार के पुराने घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां ओडा की बेटी के लोग हमला कर देते हैं। गु और शेन मिलकर दुश्मनों का सामना करते हैं। इसी दौरान सी को एक छिपी हुई डायरी मिल जाती है। डायरी लेकर भागते समय उसका सामना ओडा की बेटी से होता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सी चालाकी से डायरी को आग में फेंक देती है ताकि दुश्मन उसे हासिल न कर सके। तभी गु और शेन पहुंचकर उसकी मदद करते हैं और ओडा की बेटी वहां से भाग जाती है। डायरी के बचे हुए हिस्सों का अध्ययन करने पर पता चलता है कि उसमें ग्रेफाइट से भरे एक इलाके का जिक्र है। अगर वो जगह जापानियों के हाथ लग गई तो उन्हें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। इसलिए सभी तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर उस जगह को उनके हाथों में नहीं जाने देंगे। बाद में सरकार उस जमीन की नीलामी करवाती है। ओडा की बेटी उसे खरीदना चाहती है, लेकिन अंत में चेंग नाम का कारोबारी सबसे बड़ी बोली लगाकर जमीन खरीद लेता है। वो शेन के परिवार के साथ मिलकर वहां काम करने का फैसला करता है, लेकिन ओडा की बेटी उसे धमकाती है। कुछ ही देर बाद चेंग और उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस घटना से हर कोई स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद प्रोफेसरों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री अकादमी की एक टीम बनाई जाती है। गु, सॉन्ग, ली और बाकी दोस्त उनकी रक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। दूसरी तरफ सी शेन की टीम के साथ होती है।
गु लगातार शिकायत करता रहता है कि सी को हमेशा शेन की टीम में ही क्यों रखा जाता है। एक दिन गु सिर्फ सी को देखने के लिए दवाई लेने का बहाना बनाकर बाहर निकल जाता है। वो दूर से सी को देखकर मजेदार हरकतें करता है और उसे हंसा देता है, लेकिन इसी दौरान खतरा मंडरा रहा होता है। एक जापानी स्नाइपर प्रोफेसर को निशाना बनाकर गोली चलाता है। सॉन्ग तुरंत दौड़कर प्रोफेसर की जान बचा लेता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है। सॉन्ग बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाता है। ली को बचाने के लिए वो खुद गोलियां खा लेता है। आखिर में वो ली की तरफ देखकर सलामी देता है और स्नाइपर की गोली का शिकार हो जाता है। सॉन्ग वही शहीद हो जाता है। ये खबर सुनकर सभी टूट जाते हैं। ली फूट फूट कर रोता है। गु को लगता है कि अगर वो सी से मिलने नहीं गया होता तो शायद सॉन्ग की मौत न होती। वो खुद को इस हादसे का जिम्मेदार मानने लगता है। सॉन्ग को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाती है। उसके बाद गु को 15 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि उसने ड्यूटी छोड़कर दूसरी दिशा में जाने की बात स्वीकार कर ली थी। उधर सी सॉन्ग के कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक तस्वीर मिलती है जिसमें सॉन्ग ने सी को लड़की के रूप में बनाकर रखा था और उसकी बहन की तस्वीर भी संभाल कर रखी थी। उसे एहसास होता है कि सॉन्ग उससे कितनी गहराई से प्यार करता था। ये देखकर सी खुद को रोक नहीं पाती और रो पड़ती है। अपराध बोध में डूबा गु खाना पीना तक छोड़ देता है। तब कमांडर उसे समझाता है कि अगर वो सच में सॉन्ग के लिए कुछ करना चाहता है तो उसे जिंदा रहकर उसके हत्यारों से बदला लेना होगा। कमांडर की बात सुनकर गु खुद को संभालता है और बदला लेने का फैसला करता है। 15 दिन बाद जब गु जेल से बाहर आता है तो सभी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन शेन उसे रोककर कहता है कि उसी ने कमांडर को बताया था कि गु ड्यूटी छोड़कर दूसरी तरफ गया था। उसका कहना होता है कि नियम तोड़ने की वजह से ही उनके दोस्त की जान गई। गु कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। इसके बाद गु अकेले ही सॉन्ग के हत्यारों की तलाश शुरू कर देता है। वो कई लोगों को ढूंढकर खत्म कर देता है और आखिरकार मिस्टर एक्स का ठिकाना पता लगा लेता है। मिस्टर एक्स एक तेल फैक्ट्री में छिपा होता है। गु एक खतरनाक योजना बनाता है, फैक्ट्री में धमाका करवा देता है और वहां अफरात फरी मचा देता है। भागते हुए मिस्टर एक्स को वो पकड़ लेता है। फिर गु मिस्टर एक्स को ओडा की बेटी के पास ले जाता है। उसे पता होता है कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ओडा की बेटी मिस्टर एक्स को देखते ही गोली मार देती है, लेकिन उसके बाद वो गु को भी मारने का आदेश दे देती है। तभी गु मुस्कुराता है, क्योंकि उसने पहले से सब प्लान कर रखा होता है। दूर बैठा शेन स्नाइपर लेकर तैयार होता है। गु के इशारे पर शेन ओडा की बेटी को निशाना बना देता है। वो डर जाती है और पहली बार समझती है कि गु और उसके दोस्त उससे कई कदम आगे हैं। गु उसे चेतावनी देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सभी सॉन्ग की कब्र पर जाते हैं। गु भावुक होकर कहता है कि उसने उसके हथियारों से बदला ले लिया है और अब वो चैन से सो सकता है। समय बीतता है और मिलिट्री अकादमी का आखिरी दिन आ जाता है। सभी छात्र ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी समारोह में आए मेयर को अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। उसी समय पता चलता है कि एक बेहद कीमती शाही मुहर भी गायब हो गई है। मुहर की रखवाली कर रहा अधिकारी मृत पाया जाता है। शक सीधे अकादमी के छात्रों पर जाता है। सभी की तलाशी लेने का आदेश दिया जाता है। ये सुनकर सी घबरा जाती है, क्योंकि तलाशी हुई तो उसका लड़की होना सामने आ जाएगा। गु माहौल बिगाड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार सी खुद आगे आती है और कहती है कि उसकी जांच किसी महिला डॉक्टर से कराई जाए। जब सभी कारण पूछते हैं तो वो सबके सामने सच बता देती है कि वह लड़की है। ये सुनते ही पूरा अकादमी हैरान रह जाता है। कमांडर भी मजबूर होकर उसे गिरफ्तार करने का आदेश देता है। गु डर और बेबसी से उसे जाते हुए देखता रह जाता है। उधर मेयर की मौत का आरोप भी सी पर डाल दिया जाता है। जेल में कुछ लड़कियां उसे परेशान करने की कोशिश करती है, लेकिन सी उन्हें सख्त जवाब देती है। दूसरी तरफ सुपरस्टार को जब पता चलता है कि सी लड़की है और जेल में बंद है तो वो भी चौंक जाती है। गु सी से मिलने जेल पहुंचता है। एक पुलिस वाला उससे पैसे लेकर मिलने का वादा करता है, लेकिन बाद में बताता है कि ऊपर से सख्त आदेश है और किसी को भी सी से मिलने की अनुमति नहीं है। हालांकि वो भरोसा दिलाता है कि वो अंदर उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। इसी बीच ली को एक बड़ा सच पता चलता है। उसके चाचा बताते हैं कि मेयर की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई थी। किसी ने उसे दवा का इंजेक्शन देकर मारा था। पोस्टमार्टम में ये बात सामने आ गई थी, लेकिन सच्चाई छिपा दी गई। जो डॉक्टर सच जानता था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ली समझ जाता है कि सी को झूठे मामले में फंसाया गया है। ली के पिता उसे तुरंत परिवार के साथ सुरक्षित जगह जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ली फैसला कर चुका होता है। वो कहता है कि शायद वो आदर्श बेटा न बन पाया हो, लेकिन देश और अपने दोस्तों के लिए लड़ना उसकी जिम्मेदारी है। इसके बाद ली अकेले ही जापानी गिरोह के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो कई लोगों से लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन लड़ाई में खुद भी बुरी तरह घायल हो जाता है।
मरने से पहले उसे सॉन्ग की आखिरी सलामी याद आती है। वो भावुक होकर कहता है कि सॉन्ग की मौत का बदला ले लिया गया है और अब वो भी उसके पास आ रहा है। इतना कहकर ली वही शहीद हो जाता है। अगले दिन जब अकादमी के छात्रों को ली की मौत की खबर मिलती है तो सभी स्तब्ध रह जाते हैं। वे अपने दोस्त को आखिरी सलामी देते हैं। एक तरफ सी जेल में बंद है, दूसरी तरफ सॉन्ग और ली दोनों जा चुके हैं। अब हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुके हैं और आगे की लड़ाई और भी कठिन होने वाली है। सी के जेल जाने के बाद शेन उससे मिलने पहुंचता है। वो उसे चेतावनी देता है कि मेयर की मौत का आरोप उसी पर डाला जा रहा है और अगर कोई उससे झूठा जुर्म कबूल करवाने की कोशिश करे तो वो कभी मानना नहीं। सी उससे सिर्फ एक बात कहती है कि वो बाहर गु का ध्यान रखे क्योंकि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उधर गु ली की आखिरी बातों को याद करके मेयर की मौत की जांच शुरू करता है। उसे पता चलता है कि मामला बहुत बड़ा षड्यंत्र है। वो अस्पताल से मेयर की लाश और मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर लेता है। रिपोर्ट में साफ लिखा होता है कि मेयर की मौत जहर के इंजेक्शन से हुई थी। असल में मेयर के साथ काम करने वाला एक भ्रष्ट कमांडर खुद मेयर बनना चाहता था। उसी ने मेयर की हत्या की, फिर पूरा आरोप सी पर डाल दिया। उसने सी के नकली हस्ताक्षर बनवाए और उसे गोली मारकर खत्म करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन गु की चाल की वजह से सी को बचा लिया जाता है और दुनिया को ये विश्वास दिला दिया जाता है कि वो मर चुकी है। जब पूरी दुनिया सी को मृत मान रही होती है तब वो गुप्त रूप से गु और कमांडर के साथ छिपकर रह रही होती है। वहीं उन्हें ली की शहादत की खबर मिलती है। पता चलता है कि ली ने अकेले ही दुश्मनों पर हमला किया, कई अपराधियों को खत्म किया और आखिर में देश के लिए अपनी जान दे दी। ये सुनकर गु और सी दोनों भावुक हो जाते हैं। इसी बीच ओडा की बेटी और भ्रष्ट कमांडर मिलकर शेन के परिवार की जमीन हड़पने की योजना बनाते हैं। लेकिन ओडा की बेटी उसे धमका देती है कि अगर उसने जल्दी काम पूरा नहीं किया तो अगला नंबर उसी का होगा। कुछ समय बाद सबको एक और बड़ा सच पता चलता है। फिट कमांडर और मिस हू ने चुपचाप शादी कर ली है। इसी दौरान सुपरस्टार शेन और बाकी लोग सी के जिंदा होने का सच जान जाते हैं। पहले तो शेन नाराज होता है कि उससे ये बात छिपाई गई, लेकिन बाद में वो समझ जाता है कि ये सब उसकी सुरक्षा के लिए किया गया था। उधर सुपरस्टार को भी एहसास हो जाता है कि गु और सी एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए वो अपने दिल की बात दबाकर पीछे हट जाती है। बाद में वो शेन के बड़े भाई के करीब आने लगती है और दोनों के बीच नया रिश्ता शुरू हो जाता है। इसके बाद फिट कमांडर रिटायर होने का फैसला करता है, लेकिन उसी समय अकादमी के छात्रों को एक आखिरी मिशन दिया जाता है। किसी को पता नहीं होता कि ये मिशन दरअसल एक जाल है। नए मेयर और उसके साथियों ने पूरी योजना बनाई होती है ताकि अकादमी के छात्रों को रास्ते से हटाया जा सके। मिशन शुरू होते ही छात्रों पर चारों तरफ से हमला हो जाता है। कई कैडेट मारे जाते हैं, कई गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। शेन भी गोली लगने से बुरी तरह घायल हो जाता है। किसी तरह बचे हुए छात्र अकादमी लौटते हैं, लेकिन मुसीबत यही खत्म नहीं होती। मेयर के लोग अकादमी बंद करने पहुंच जाते हैं। वे एक झूठा दस्तावेज दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है कि सी और फिट कमांडर ने मिलकर पुराने मेयर की हत्या की थी। सभी छात्र इस झूठ का विरोध करते हैं। तभी अचानक मेयर के लोग फिट कमांडर को गोली मार देते हैं। अपने सबसे प्रिय शिक्षक को मरते देख सभी टूट जाते हैं। घायल होने के बावजूद कोई भी छात्र उनके खिलाफ झूठी गवाही देने को तैयार नहीं होता। उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है, लेकिन वे अपने कमांडर के सम्मान से समझौता नहीं करते। तभी अचानक सी वहां पहुंच जाती है। सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि सब उसे मरा हुआ समझ रहे थे। सी पुलिस और मेयर के लोगों को खुली चुनौती देती है। वो अपने शरीर पर बम बांधकर कहती है कि अगर उन्होंने अकादमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो सबको साथ लेकर मर जाएगी। डरकर सभी लोग पीछे हट जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सी के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि फिट कमांडर सचमुच मर चुके हैं। वो फूट फूट कर रो पड़ती है। मिस हू भी टूट जाती है क्योंकि शादी के कुछ ही समय बाद उसने अपने पति को खो दिया था। इसके बाद सब लोग बदला लेने की तैयारी करते हैं। ओडा की बेटी शेन के परिवार का अपहरण कर लेती है और जमीन अपने नाम कराने की धमकी देती है। तब गु, सी, शेन और उनके दोस्त जापान के मुख्य अड्डे पर हमला करने की योजना बनाते हैं। जापान के मुख्यालय में हेड कमांडर को बंदी बनाकर रखा गया होता है। दुश्मन उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देश के साथ गद्दारी करने से साफ मना कर देता है। इस बीच गु और उसकी टीम वहां पहुंच जाती है और जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। चॉकलेट बॉय स्नाइपर बनकर साथियों की मदद करता है। मिस हू भारी हथियारों के साथ मैदान में उतरती है और दुश्मनों पर कहर बरपा देती है। गु उस जापानी कमांडर को ढूंढ निकालता है जिसने ली को मरवाया था और अपने हाथों से उसे खत्म कर देता है। आखिरकार उसे अपने दोस्त की मौत का बदला मिल जाता है। दूसरी तरफ सी और शेन ओडा की बेटी का सामना करते हैं। वो आखिरी बार धमकी देती है कि अगर वो मरेगी तो सबको साथ लेकर मरेगी क्योंकि पूरे मुख्यालय में बम लगाए गए हैं।
लेकिन ठीक उसी समय चॉकलेट बॉय उसे एक गोली मार देता है। उसके गिरते ही बम फटने लगते हैं। सभी लोग किसी तरह बाहर निकल आते हैं और पूरा मुख्यालय ध्वस्त हो जाता है। इसी के साथ दुश्मनों का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ समय बाद सबकी जिंदगी फिर से सामान्य होने लगती है। सुपरस्टार और शेन का बड़ा भाई एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। शेन मिलिट्री अकादमी का नया मुख्य कमांडर बनता है। जीन और चॉकलेट बॉय नए छात्रों को ट्रेनिंग देने लगते हैं। वही गू और सी अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए साथ निकल पड़ते हैं। विदा लेते समय शेन उन्हें सलामी देता है और दोनों मुस्कुराते हुए अपने भविष्य की ओर बढ़ जाते हैं। इस तरह उनकी लंबी संघर्षों से भरी कहानी आखिरकार खुशी के साथ खत्म हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और ड्रामा देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।